हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। माय नेम इज गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हियर। बच्चों, इस वन शॉट में हम लोग बात करेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में से एक है आपकी कंप्लीट बायोलॉजी के। इवन इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है इसको, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस चैप्टर को आप क्लास 12th में भी पढ़ते हो, राइट। हो सकता है कि आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो जो इसको अभी देख रहे हो। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे क्लास 12th में पढ़ते हैं, लेकिन 12th में केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल जो है दिस इज दे आर द पार्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, है ना। ये किसका पार्ट है? ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब यानी कि जहाँ पे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बायो का मतलब क्या हो गया? बेसिकली लिविंग हो गया। तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रसायन यानी कि केमिस्ट्री यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब एटम्स है, सपोज हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, दे ऑल आर द एटम बेसिकली, राइट। तो इन्हीं से हमारे कंपाउंड बनते हैं, इन्हीं से हमारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, आप इन सभी के बारे में कहाँ पढ़ रहे हैं? बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं तो इनको हम बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी एनसीईआरटी भी इन बायोमॉलिक्यूल्स की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन देती है। वो मानती है कि ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू दैट कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। जो हमें लिविंग टिश्यू से मिल रहे हैं, यहाँ लिविंग टिश्यू में आपके कोई प्लांट पार्ट भी हो सकता है और कोई एनिमल पार्ट भी हो सकता है। यहाँ कोई आपका प्लांट पार्ट भी हो सकता है और यहाँ पर आपका कोई एनिमल पार्ट जो है वो भी बच्चों बन सकता है, ठीक है जी। अब उसके अलावा ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली इनके अपने अलग अलग साइज होते हैं, इनके अपने अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। ये बात भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जितने भी जो हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इन सभी के डिफरेंट क्या हैं? इन सभी के डिफरेंट साइज हैं, इन सभी के डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं और उन सभी के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, ठीक है। इन सभी के अलग स्ट्रक्चर्स हैं और इन सभी के अपने डिफरेंट फंक्शंस भी हैं। ये बात हम बहुत अच्छे से सभी लोग जानते हैं, ठीक है जी। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स की छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया जिसके अंदर हमें पढ़ते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स के हम लोग एनालिसिस कैसे करें, कैसे जाने बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में? सर ठीक है, ये तो हो गया, ये हम समझ गए। अच्छा, एक वर्ड आता है बच्चों, सेल्यूलर पूल। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ द सेल्यूलर पूल? सेल्यूलर पूल का क्या मतलब होता है? जो सेल्यूलर पूल है बेसिकली किससे कंसिस्ट होता है? सेल्यूलर पूल, अब नाम से ही पता लग रहा होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सेल्यूलर पूल बेसिकली तीन चीजों को मिलकर बना रहा है, तीन मेन कंपोनेंट्स को मिलकर बना रहा है, जिसमें हम लोग एक बात करते हैं किसके बारे में? वाटर के बारे में। वाटर एक वो मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके कई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं और उसके अलावा कई आपके कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके ऑर्गेनिक होते हैं, राइट। ये आइटम आपके ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। तो अनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके ये सभी सब्सटेंसेस मिलके इसको बनाते हैं एक सेल्यूलर पूल को, ठीक है जी। आगे देखते हैं कि अगर हमें एनालिसिस करना हो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो हम कैसे करेंगे, कैसे हम बताएंगे कि आपके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हम एक टिश्यू का टुकड़ा ले सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, राइट। प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें एक मिक्सचर चाहिए। बेसिकली सबसे पहले तो हमें एक टिश्यू का टुकड़ा चाहिए होगा। हमने टिश्यू ले लिया, राइट, और टिश्यू के साथ हमने क्या किया? हमने एक मोटार, आपकी जो एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कहती है कि हमने एक मोटार और पेसल ले लिया, या आप एक ग्राइंडर ले लो, एक मिक्सर ले लो, उसके अंदर उसको अच्छे से जो है वो चला लो, राइट। और उसके साथ आपको चाहिए एक ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है जी, COOH, तो CCl3COOH। ये क्या है बेसिकली आपका यहाँ पे? ये है एक ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हो गया ये आपका, ठीक है। तो ये हमने ले लिया ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या ले लिया हमने? यहाँ पे टिश्यू ले लिया। टिश्यू को हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मिला के हमने इसे क्या कर दिया? हमने इसको ग्राइंड कर दिया, ठीक है। हमने इसे ग्राइंड कर दिया और जब हमने ग्राइंड किया अच्छे से इसको कूटा, ढंग से कूटा हमने इसको, राइट। तो इसका हमें क्या मिलेगा? इसका जो रिजल्ट आएगा बेसिकली हमें इसकी एक थिक स्लरी काइंड ऑफ मिलेगी, ठीक है। एक थिक स्लरी हमें मिली इसकी, हमारे को एक थिक स्लरी जो है वो इसकी ऑब्टेन होगी। थिक स्लरी जो है वो हमें इसकी ऑब्टेन होगी। अब इस थिक स्लरी को क्या करेंगे?
हम इसको फिल्टर आउट करेंगे। हम फिल्टर इसको कैसे करेंगे सर? बेसिकली जो लिविंग टिश्यू है, हम ये अपने आप में, अगर आप स्लेरी को देखो तो ये एक लिविंग टिश्यू है आपका। अब इसको हम फिल्टर आउट कैसे करें? आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, वो फिल्टर पेपर तो नहीं बोलूँगा, बेसिकली हमें एक क्लोथ चाहिए, हमें एक कॉटन, हमें एक कपड़ा चाहिए जिससे हम इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा आसपास जो डेयरीज वगैरह होती हैं वो कई बार दूध को फिल्टर आउट करते हैं, है ना। एक छन्नी काइंड ऑफ हमें कुछ चाहिए, तो छन्नी के लिए हम क्या ले सकते हैं? हम कोई क्लोथ ले सकते हैं। तो हम जब इसको क्लोथ से बेसिकली फ्रैक्शन करेंगे इसका, तो फ्रैक्शन करेंगे, तो फ्रैक्शन करने में हमें दो चीजें निकल कर आएंगी, ठीक है। हम इसका फ्रैक्शन कर रहे हैं, हम इसको सेपरेट आउट कर रहे हैं बेसिकली, जो हमें यहाँ पे मिला है। तो जो स्लरी है, इस स्लरी को जब हम सेपरेट आउट करेंगे तो हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये दो चीजें कौन सी हो गई? एक होता है जिसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है, एक होता है जिसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेट, और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं रिटेंटेट, ठीक है। तो एक हो गया हमारा फिल्ट्रेट और दूसरा हो गया हमारा रिटेंटेड। अब नाम से ही बच्चों हमें पता लग रहा है यहाँ पे कि रिटेंटेड हम किसे बोल रहे हैं, नाम से हमें पता लग रहा है कि हम रिटेंटेड किसे बोल रहे हैं, फिल्ट्रेट किसे बोल रहे हैं। फिल्ट्रेट बेसिकली वो है जो हमारा नीचे फिल्टर होकर आ गया, जो जैसे आप चाय छानते हैं, नॉर्मली आप चाय लेते हो तो चाय में आपने क्या किया, चाय छानी और फिल्टर होकर आपको नीचे एक सब्सटेंस मिल गया और बाकी के जो है वो छन्नी के ऊपर पार्ट में रह गए। तो फिल्ट्रेट जनरली जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फिल्ट्रेट वो है जो हमारे फिल्ट्रेट होके आ गया। मैंने क्या कहा, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम, जो हमारा सेल्यूलर पूल बना है उसको हम बोलते हैं, एसिड के अंदर था तो उसे बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल पूल। क्या नाम देते हैं इसे? एसिड सॉल्यूबल पूल का नाम देते हैं। और जो रिटेंटेड यानी कि जो बचा रह गया उसे बोलते हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो एक हो गया सॉल्युबल पूल और दूसरा हो गया हमारा कौन सा? एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब हुआ क्या यहाँ पे, जो नीचे आ गए, जो छोटे थे साइज में, उन्हें कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उन्हें कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जो नहीं आए, ठीक है, जो बचे रह गए उसे बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो डिफरेंस किया गया वो डिफरेंस किया गया उनके साइज के बिहाफ पे, ठीक है। बेसिकली जो यहाँ पे डिफरेंस किया गया वो डिफरेंस किया गया उनके साइज के बिहाफ पे। तो साइज जो होता है या तो वो 800 डाल्टन से कम होगा, लेस देन होगा इससे, ठीक है, या फिर वो या बेसिकली 1000 डाल्टन ले लेते हैं इसको, 1000 डाल्टन से जो है वो कम होगा, ठीक है, 1000 डाल्टन से कम होगा, या फिर जो है वो इससे ज्यादा होगा, ठीक है, 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, राइट। दो ही चीजें होती हैं। तो जिनका साइज 1000 डाल्टन से कम है, जिनका साइज 1000 डाल्टन से कम है, उन्हें रखा गया किसमें? माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर, ठीक है, उन्हें रखा गया किसमें? माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर। और जिनका साइज इससे ज्यादा है उसे रखा गया किसमें? मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी। तो हमने दो पार्ट इसके बना लिए, एक हो गया माइक्रो और दूसरा हो गया मैक्रो। अब सवाल यहां पर ये आता है कि सर इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए। जैसे कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स में अगर मैं बात करूं तो माइक्रो के जो एग्जाम्पल हो गए वो हो गए जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हो गए, ठीक है। तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए। जबकि अगर हम मैक्रो के बारे में बात करें तो मैक्रो वो हैं जिनका साइज इनसे बड़ा है, यानी कि जो फिल्टर आउट नहीं हो पाए, यानी कि जो फिल्टर आउट नहीं हो पाए, जैसे कि जो फिल्टर नहीं हो पाए वो थे प्रोटीन्स, इनका साइज बड़ा है। वो थे पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, वो थे पॉलीसैकेराइड। तो ये साइज जो है वो अलग अलग जो है वो हो जाएंगे, ठीक है, ये साइज जो है वो अलग अलग जो है हमें देखने को मिलेंगे, राइट जी। तो माइक्रोमोलिक्यूल और मैक्रोमोलिक्यूल अलग अलग साइज होगा। अब एक यहाँ पे जो आप लोगों के लिए दुविधा आती है वो क्या आती है? वो आती है लिपिड्स को लेके, कि लिपिड्स को किस कैटेगरी के अंदर रखा जाए, क्योंकि लिपिड्स का जो साइज था बेसिकली, जो मॉलिक्यूलर साइज, जो मॉलिक्यूलर वेट था, साइज से मेरा मतलब यहाँ पे उसके मॉलिक्यूलर वेट को लेके है, ध्यान रखिएगा, ठीक है,
उसके मॉलिक्यूलर वेट को लेके है। साइज जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ कि साइज बड़ा और छोटा बोल रहा हूँ तो मॉलिक्यूलर वेट को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ। तो लिपिड्स की जब हमने बात की तो लिपिड्स का जो साइज यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट देखा गया वो 800 डेल्टन यानी कि लगभग 800 डेल्टन के आसपास यानी कि 1000 डेल्टन से कम था। ठीक है, 1000 डेल्टन से कम था। अब साहब इसके अकॉर्डिंगली तो इसको माइक्रोमोलिक्यूल में आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंगली तो इसको माइक्रोमोलिक्यूल के अंदर आना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि ये करता क्या है कि ये जो लिपिड्स होते हैं इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनकी जो लेयर्स हैं, ये क्या कर लेती हैं, ये आगे जाके वेसिकल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? वेसिकल फॉर्म कर लेती हैं। तो वेसिकल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है कि नीचे फिल्टर नहीं हो पाते। तो जब फिल्टर नहीं हो पाते तो ये कहाँ रह जाते हैं? ये रह जाते हैं ऊपर रिटेंटेट में। ठीक है, ये कहाँ रह जाते हैं? रिटेंटेट में, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? जिसकी वजह से हम इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। लेकिन ये प्रॉपर मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते, ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होते। तो लिपिड्स उस फ्रैक्शन से अलग हो जाते हैं, राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे माइक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल है, मैक्रोमोलिक्यूल के एग्जांपल है। लिपिड्स को हम किस में रखते हैं? वो हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं आते। ठीक है, रिटेंटेड में रख रहे हैं तो इसका मतलब वो मैक्रो में ही आएंगे, लेकिन एक प्रॉपर मैक्रोमोलिक्यूल वाली प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करते। ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, राइट। उसके बाद आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी में कुछ इस तरह की टेबल बच्चों देखी होगी, और टेबल हमें क्या बताती है यहाँ पे कि कंपोनेंट्स के नाम है कुछ यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे परसेंटेज है और एक टोटल सेलुलर मास के। जैसे वाटर है, वाटर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता है आपके उस सेलुलर मास में। उसके बाद आता है प्रोटीन। तो सबसे ज्यादा 70 to 80% जो हमारी बॉडी किससे बनती है? पानी से बनती है। ये तो हमें एडवर्टाइजमेंट भी बता देते हैं, कई आप आरओ की एड देखते हैं, पानी की एड देखते हैं, तो उसमें आ जाता है, राइट। प्रोटीन जो होते हैं बेसिकली वो 10 से 15% के आसपास होते हैं, सेकेंड अबंडेंट होते हैं बॉडी में सेलुलर मास में। फिर कार्बोहाइड्रेट 3%, फिर लिपिड्स हो गए, देन न्यूक्लिक एसिड, और उसके बाद आयंस। तो ये टेबल आप लोगों की उसमें बनी हुई है। बाद में मैं आपको इसकी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा कि कैसे आप इसे याद कर सकते हैं आसानी से। उसके अलावा एलिमेंट होगा यहाँ पे कि जो हमें अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलते हैं परसेंटेज वाइज, और कुछ जो है हमें ह्यूमन बॉडी में देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम। हाइड्रोजन की अगर बात करें अर्थ क्रस्ट में तो लगभग 0.14%, और यहाँ ह्यूमन बॉडी में ये 0.5%। अगर सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहे हैं। सेम वही आपको अर्थ क्रस्ट में भी उसकी परसेंटेज वाइज देखने को मिलती है, राइट। तो यहाँ ये 65% है और यहाँ पे 46.6%। नाइट्रोजन काफी लिटिल होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है अर्थ क्रस्ट में, और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ कुछ ऐसे आयंस भी हैं जो आपको देखने को मिलते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन वो इनऑर्गेनिक भी आपकी बॉडी में कुछ अमाउंट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो एक पॉइंट हमें इस टेबल से ये देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। मेटाबोलाइट्स बेसिकली जो वर्ड है वो आपकी प्रोसेसिंग, मेटाबॉलिज्म से रिलेट करता है। तो यहाँ दो टाइप के मेटाबोलाइट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बेसिकली प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आप उन्हें बोलते हैं जो आपकी बेसिक फिजियोलॉजी को फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस, राइट। इनके फंक्शन जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन आइडेंटिफाइबल है। आइडेंटिफाइबल का मतलब है कि हम उनको, उनके फंक्शन को जानते हैं, हम उनके फंक्शन को देखते हैं, हम उनके फंक्शन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। एंड दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिंग। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में जैसे कि ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, ये ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं ये। उसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये इस तरह के मेटाबोलाइट्स हैं। तो ये नॉर्मल इसके क्या हो गए, ये नॉर्मल इसके फंक्शन हो गए। जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, राइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में ऐसे मेटाबोलाइट्स आते हैं जैसे क्लोरोफिल है, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, राइट। तो ऐसे कई अदर आयंस भी होते हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं इन एज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी कि उन फंक्शनिंग में भी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन को हम उस कैटेगरी के अंदर रखते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में। तो ये एसेंशियल रोल प्ले करता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को बाइंड कराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन जो है वो एज सच कोई अंडरस्टूड नहीं है।
सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम ऐसे कह सकते हैं कि सो दे आर द प्रोडक्ट्स ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक पाथवेज, यानी कि ये प्राइमरी प्रोसेसेस के बाद बन रहे हैं, ठीक है, ये प्राइमरी प्रोसेसेस के बाद बन रहे हैं और इनके जो फंक्शनिंग है बेसिकली ये इनके जो पाथवे है वो फ्रॉम प्राइमरी मेटाबोलाइट से रिलीज कर रहा है, तो बेसिकली प्राइमरी मेटाबोलाइट से इनका रिलेशन है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए अपना काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वहां पे हम इसको एज अ फंक्शन जो मांगते हैं इसका, जैसे कि आपने एनसीईआरटी में टेबल भी देखी होगी, पिगमेंट्स हैं जैसे कैरोटेनॉइड्स है, एंथोसाइनिन है, उसके अलावा जैसे ड्रग्स हैं, कहीं ड्रग्स हैं मेडिसिन वगैरह में आप देखते हैं लाइक विनब्लास्टिन है, कर्क्यूमिन है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबड़ का यूज करते हैं, गम्स का यूज करते हैं, सेलुलोज का यूज कर रहे हैं, राइट। और तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग लाइक एसेंशियल ऑयल्स जैसे लेमन ग्रास ऑयल है एटसेट्रा। तो ये सब हमारे वो सब्सटेंसेज हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अपना काम कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो एज सच कोई डायरेक्टली फंक्शन जो है इनका वो अंडरस्टूड नहीं है, डायरेक्टली फंक्शन अंडरस्टूड नहीं है, हाँ उसके एक प्रोसेसिंग के बाद जो है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और प्राइमरी में दोनों में डिफरेंस हो गए, ये उसके कुछ एग्जाम्पल हो गए जिनको हम टेबल के थ्रू भी समझते हैं। फिर आते हैं प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल है एक तरह के, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो है बेसिकली ये पॉलीमर होते हैं। सबसे पहली बात कि पॉलीमर से भी पहले बात कि सेकेंड अबंडेंट है वाटर के बाद जो आपके सेलुलर पूल या आपके सेलुलर मास में देखने को मिल रहे हैं। तो लगभग 7 से 14% के आसपास आपको या 10 से 15% के आसपास आपको अलग अलग जगह आपको बुक्स में आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिए कहीं 7 to 14, कहीं 10 to 15% इस तरीके से मिलेगा। तो 7 to 14% जो आप इसको बोल सकते हो। तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप ऑफ 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसमें एक एसिड और एक हमें बेस का ग्रुप जो है वो देखने को मिलेगा। इन सिंपल प्रोटीन जो होते हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, दीज आर सिंपली पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, दीज आर सिंपली द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर हो गए। Organic compounds containing an amino group and 1 carboxylic group यानी कि acid group, and both these groups are attached to the same carbon atom, उसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। देखो आसान भाषा में जब आप एक अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको उस पर क्या क्या मिलता है, आपको एक इसके ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है, आपको एक इसके ऊपर अमाइनो ग्रुप मिलता है, अमाइन ग्रुप, एक आपको हाइड्रोजन होता है और एक होता है आर। आर बेसिकली ये वेरिएबल होता है, ये साइड चेन है, ये बेसिकली वेरिएबल होता है ये, ठीक है, जो आपको इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये वेरिएबल है, ये साइड चेन है, बेसिकली ये चेंज होती रहती है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हमें, नाम से सर अब क्या पता लग गया हमें, नाम से हमें पता लग रहा है कि एक है यहाँ पे अमाइनो और दूसरा है यहाँ पे एसिड, ठीक है, एक है यहाँ पर अमाइनो और दूसरा क्या है यहाँ पे एसिड हो गया, ठीक है। तो अमाइनो में क्या हो गया, अमाइनो में आ गया बेसिकली NH2 ग्रुप, ठीक है, और एसिड में क्या आ गया आपका COOH ग्रुप। तो यही तो एक हो गया अमाइनो, अमाइन, और दूसरा हो गया एसिड। तो अमाइनो एसिड एक वो है जो पॉलीमर है, बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो इनके पॉलीमर जो है अमाइनो एसिड जब बहुत सारे मिल रहे हैं, पॉली मीन्स मैनी, मर मतलब उसके यूनिट, तो जब बहुत सारे मिल रहे हैं तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे समझ आता है। तो ये क्या है, एक ही वेरिएबल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो आर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस आर को हटा के कुछ और लगा देंगे तो वो एक अमाइनो एसिड जो है वो अलग टाइप का बन जाएगा। तो वापस आता हूं उस लाइन पे, क्या होता है अल्फा कार्बन या अल्फा अमाइनो एसिड, तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमाइन ग्रुप, जो बोथ दीज ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन। अगर दोनों ये सेम कार्बन के ऊपर अटैच्ड हैं, अगर ये दोनों सेम कार्बन पे अटैच्ड है तो उसको अल्फा कार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं जी, ठीक है। चलिए अब बेसिक जो स्ट्रक्चर था हमारा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या था हमारा, था कि एक कार्बन, उसके ऊपर एक कार्बोक्सिल ग्रुप, उसके ऊपर जो है हमारा एक अमाइन ग्रुप आ गया, उसके अलावा हमारा जो है यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और एक था आर, ठीक है, एक था हमारा आर, राइट। अगर जो मैं इस आर को हटा के, जो कि वेरिएबल था, अगर जो मैं इस आर को यहाँ से हटा दूं और इस आर की जगह जो मैं एक हाइड्रोजन और बढ़ा दूं तो क्या होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा ग्लाइसिन। क्या बन जाएगा ये, ग्लाइसिन। इस अमाइनो एसिड का जो नाम होगा वो होगा ग्लाइसिन, ठीक है जी।
तो इसी तरीके से हम और भी बना सकते हैं। ग्लाइसिन जो होता है वो सबसे बेसिक अमाइनो एसिड होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए जरा, अगर मैं एक R हटा के यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर ये COOH, यहाँ पर ये NH2 हो गया यानी कि अमाइन ग्रुप, और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह CH3 जो है वो लगा देंगे। CH3 क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। क्या हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हो गया। तो हमने अगर इसकी जगह ये लगा दिया तो ये क्या बन गया, ये एक एलेनिन बन गया। क्या बन गया, ये इसको बोलते हैं एलेनिन। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी अमाइनो ग्रुप्स की जो है बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अगर हमने एक मिथेनॉल यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे मिथेनॉल लगा दिया इसी तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक कार्बन, एक हमारा हाइड्रोजन, एक हमारा मान लीजिए अमाइन ग्रुप हो गया, एक हमारा COOH हो गया, और एक की जगह हमने R की जगह क्या लगा दिया, हमने CH2OH लगा दिया। अगर यहाँ पे हमने CH2OH लगा दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बन जाएगा सेरेन। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग अमाइनो एसिड जो हैं वो हमें देखने को बच्चों इनके अंदर मिलते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हम सभी अमाइनो एसिड्स को बता सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं बच्चों, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बच्चों हमारी बॉडी में 300 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, 300 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन उसमें से 20 टाइप्स के ऐसे होते हैं जो यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। 20 टाइप के पढ़ते हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। इन 20 में से 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वालों को हम इसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। दीज आर कॉल्ड इसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, इसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है जी, तो ये 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से कि हम क्या बात कर रहे हैं, जिसमें से हम बात कर रहे हैं कौन इनके बारे में, जो हमारे कैसे हैं, जो हमारे 10 ऐसे हैं जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो नहीं करते वो नॉन इसेंशियल हो गए। ठीक है, कुछ ऐसा भी आप कह सकते हैं कि जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं बेसिकली दे कैन बी सिंथेसाइज। ठीक है, इसेंशियल यानी कि जो आउट ऑफ 20 है, बेसिकली 20 में से हमने डिवीजन कर दिया, 20 में से हमने डिवीजन कर दिया उन 10 का, तो 10 ऐसे हैं बेसिकली जो इसेंशियल हैं। ठीक है, और 10 ऐसे हैं जो नॉन इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल का मतलब होता है कि लाइक दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, यानी कि हमें उनकी जरूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी खुद बना रही है, राइट। सो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, हम इनको 2 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। तो एक तो हो गए इसेंशियल अमाइनो एसिड, और एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन इसेंशियल का मतलब है हमारे जरूरी नहीं है, द बॉडी कैन बी सिंथेसाइज्ड, और इसेंशियल का मतलब है यानी कि वो जो सिंथेसाइज हो सकते हैं और जो सिंथेसाइज नहीं हो सकते। तो नॉन इसेंशियल कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी, वेयर एज द इसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं हमें डाइट से चाहिए। तो इसेंशियल है भाई, इसेंशियल का मतलब है कि आपको वो डाइट से चाहिए ही चाहिए, दे कांट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। तो दैट मीन्स कि जो भी आप भोजन करते हैं वो आपकी डाइट में होने चाहिए। तो मैं एक कीवर्ड यहाँ पे लिख देता हूं, मस्ट इन डाइट। ठीक है, ठीक है, मस्ट इन डाइट। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। सो अभी उनके एग्जांपल भी आगे बताऊंगा आप लोगों को, जैसे कि अमाइनो एसिड जो एग्जिस्ट करते हैं ज्यूटरायनिक फॉर्म में, यानी कि जहां पे दोनों, हमें ज्यूटरायन का मतलब ज्यूटरायनिक फॉर्म एट द डिफरेंट पीएचएस, तो ज्यूटरायन का मतलब इसमें से कौन सा होगा जहां पे हमें एक अमाइन ग्रुप भी देखने को मिल रहा है और एक हमारा जो है वो कैसा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिल रहा है। बेसिकली दोनों आयन्स है हमारे यहाँ पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे CH2 है ये, और यहाँ पे एक NH3 है ये, राइट। लेकिन वहाँ पे चार्ज जो है वो चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो ज्यूटरायनिक फॉर्म का मतलब ही है जहाँ पे प्रॉपर चार्ज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए जो बी वाला है वहाँ पे वो करेक्ट आंसर यहाँ पे
बन जाएगा। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कार्बन पे बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप कहेंगे कि सर यहाँ का H कहाँ गया, बेसिकली इसने इसके साथ आके बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे ये NH2 था तो ये NH3 हो गया, और ये वाला जो R था वो यहाँ पे क्या रहा, वो वेरिएबल रहा, और इस तरीके से चेंज जो है वो हमारी यहाँ पे बनती है। राइट, तो ये एक इसके पास चला गया, तो इसको बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। ठीक है, तो ये ज्विटर आयनिक फॉर्म होगी जो डिफरेंट टाइप से आयंस हमें देखने को मिल रहे हैं। राइट जी, आगे चलते हैं। कुछ होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड और कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो एसिड्स कैन बी एरोमेटिक, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, कुछ इस तरीके से हम इनके बारे में बात करते हैं। बच्चों इससे भी पहले मैं एक बात और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुछ हम इनके अंदर कैसे पढ़ते हैं। एक फॉर्म आती है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, एक फॉर्म आती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है जी, ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है वो मैं आपको यहीं पर अभी के अभी बिल्कुल बता दूंगा। ठीक है जी, एक मिनट, ज़रा थोड़ा सा मेरा माइक जो है वो फंस गया है कहीं पे, तो मैं उसको आपको यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, तो एक होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है जी, एक वर्ड आया यहाँ पे हमारा क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि जितने भी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि वो एक तरह के चिराल कार्बन होते हैं। ठीक है, एक आप लोगों ने वर्ड शायद सुना हो, पहले नहीं सुना तो सुन लीजिए, एक होता है चिराल कार्बन। ठीक है, चिराल कार्बन। तो चिराल कार्बन का मतलब है यहाँ पे कि जब आपको एक अमाइनो एसिड पे अगर एक कार्बन के ऊपर ग्रुप अलग अलग हो तो उसका कार्बन को हम चिराल कार्बन बोलते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल एक स्ट्रक्चर देखते हो कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे एक अमाइन है और यहाँ पे एक मिथाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिथाइल है। तो बेसिकली इसके ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये एक तरह का चिराल कार्बन हो गया। ठीक है, लेकिन सारे ऑलमोस्ट सभी अमाइनो एसिड जो है वो चिराल कार्बन यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ के ये सभी जो है वो इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्योंकि ग्लाइसिन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, तो दो सिमिलैरिटी हो गई। मैं कह रहा हूँ कि चारों एंड जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, तभी वो चिराल कार्बन जो है वो शो करते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद बात करते हैं हम, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे बात करते हैं बच्चों हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में, जिसमें हम बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। कुछ होते हैं आपके जो एरोमेटिक होते हैं अमाइनो एसिड्स, कुछ होते हैं आपके जो लाइक एसिडिक होते हैं। तो जैसे ट्रिप्टोफैन है, फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन है, ये एरोमेटिक होते हैं बेसिकली अमाइनो एसिड। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी शो करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आऊंगा आपके एसिडिक वालों पे। एसिडिक की अगर मैं बात करूं, जो एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं इसको सिंपली ऐसे याद रखेंगे कि जहां पे एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ज्यादा हो। ठीक है, जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ज्यादा हो उसे हम एसिडिक अमाइनो एसिड का नाम देते हैं। जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, ठीक है, जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, ये दोनों उसके एग्जाम्पल हो गए। फिर आता है आपका बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिकली बेसिक वो होगा जहाँ पे जो अमाइन ग्रुप है वो ज्यादा होगा। ठीक है, जहाँ पे अमाइन ग्रुप एरो ऊपर का मतलब है अमाइन ग्रुप जो है वो ज्यादा होगा। जैसे कि आपका लाइसिन हो गया, अर्जिनिन हो गया। ठीक है, तो ये उसके एग्जाम्पल हो गए। अर्जिनिन के अलावा लाइसिन भी उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। क्या सिर्फ सर दो ही एग्जाम्पल है? नहीं भाई, दो नहीं है, और भी एग्जाम्पल है। जैसे आप हिस्टेडिन का भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा हो गया हिस्टेडिन। ठीक है, तो ये अलग अलग होगा। फिर आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इक्वल रहेंगे तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात रही इसकी। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आ गया प्रोटीन। तो प्रोटीन्स कैसे होते हैं? प्रोटीन जो हमारे पॉलीपेप्टाइड हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड एंड दे आर लिंक्ड बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं। आपस में लिंक कैसे होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ जो है वो आपस में लिंक्ड होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। सो इज अ हेट्रोपॉलीमर, डिफरेंट मोनोमर जो है वो दे रिपीटिंग n नंबर ऑफ द टाइम्स, सो दे आर हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं ये। राइट, हेट्रोपॉलीमर्स नेचर जो है ये शो करते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट एंड पॉलीमर रिलेटेड टू देयर चेन्स। राइट, फंक्शन क्या होते हैं प्रोटीन के? प्रोटीन्स आर
इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस जैसे कि कोलेजन है। कोलेजन एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो आपके एनिमल बॉडी में देखने को मिल रहा है। एज एन एंजाइम भी अपना काम करता है, यानी कि कई एंजाइम्स जो है जैसे कि ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि एक प्रोटीनेशियस नेचर का है। हार्मोनल फंक्शन भी रोल प्ले करता है, जैसे इंसुलिन के बारे में आपने सुना है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो आपके जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे आप बोलते हैं, इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है। एज अ एंटीबॉडीज भी अपना काम करता है। उसके अलावा सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह काम करता है एंड इनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोज इन सेल एज अ GLUT4 की फॉर्म में अपना रोल प्ले करता है। तो अलग अलग फंक्शन जो इनके देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है। इनके बीच में जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो देखने को मिलती है, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड द एन टर्मिनल। तो जो पहली जो चेन होगी, एक इसके ऊपर जो एंड होता है उसको बोलते हैं एन टर्मिनल, और जो दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं सी टर्मिनल। ठीक है, तो फर्स्ट और लास्ट वाला जो होता है बेसिकली उसे ऐसे इस तरीके से बोलते हैं एन टर्मिनल एंड द सी टर्मिनल, राइट जी। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स एंड द लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड द टी सी टर्मिनल अमाइनो एसिड की फॉर्म में हम उसको जानते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं पॉली सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इतना समझ लीजिए कि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वार्टनरी। तो एक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो हमें देखने को इनके अंदर मिलती रहती है। सो पॉलीपेप्टाइड चेन अंडरगोज फोल्डिंग और कॉइलिंग विच इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इनके अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं होंगे, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है हमें उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी देखने को मिलती है। द राइट हैंडेड हेलिकल्स आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये ऐसे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, राइट हैंडेड हेलिकल होते हैं और इनके बीच में एक जुड़ाव होता है विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज वेल, ठीक है, एज वेल। सो देयर आर द जॉइंड बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज वेल, ठीक है जी। नेक्स्ट, जैसे फिब्रस प्रोटीन्स हो गए, आपके हेयर्स में देखने को मिलते हैं, आपके नेल्स में देखने को मिलते हैं। केराटिन के एग्जाम्पल की बात की जा रही है यहाँ पे, किसकी बात की जा रही है यहाँ? केराटिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा आपको जिगजैग अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स दो फॉर्म में देखने को मिलते हैं। तो दिस इज लाइक अ अल्फा हेलिक्स, और अगर मैं बीटा हेलिक्स के बारे में बात करूं तो दीज आर लाइक द इन द जिगजैग फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। जिगजैग फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है जी, जिगजैग फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये बॉन्डेड होते हैं आपस में, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद लॉन्ग प्रोटीन चेन हमें टर्शरी स्ट्रक्चर की देखने को मिलती है। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। तो लॉन्ग प्रोटीन चेन होती है एंड दैट इज फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो एंड अ वुलन बॉल। एक 3D स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इसका। तो होलो एंड द वुलन बॉल, ये नाम याद रखिएगा, राइट। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है काइंड ऑफ दिस टर्शरी स्ट्रक्चर। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, दो या दो से ज्यादा चेन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन की जब आपस में जुड़ रही है तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है। तो इट्स गिव अ 3D स्ट्रक्चर, जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी, 3D व्यू देता है हमें ऑफ प्रोटीन का। मायोसिन, मसल्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, फाइबर्स देखे है ना, तो कुछ वहां पे देखने को हमें मिलती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर मैं एक पॉइंट पे आऊं ना, तो प्रोटीन्स आपको कैसे मिलते हैं? प्रोटीन आपको दो टाइप के मिलते हैं। जो आप स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इससे हमें ये समझ निकलता है। तो प्रोटीन यहाँ पे हम दो टाइप के पढ़ रहे हैं। एक जो हमारे फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, जिसमें अभी आपने पीछे एग्जाम्पल पढ़ा किसका? कैरेटिन का, उन्हें बोलते हैं हम फाइब्रस प्रोटीन। और दूसरे हमारे होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। दूसरे जो होते हैं बेसिकली हमारे कौन से होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इनके बारे में पढ़ेंगे आप जब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना आगे, यानी कि केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो आप ये डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। क्लास 12th में भी चैप्टर को ध्यान रखिएगा। तो ये फाइब्रस होता है, बेसिकली ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इनके बारे में बात करेंगे आप आगे कि ये जो होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया इनके अंदर, राइट। तो इनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, ये तो ग्लोब्यूलर से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे? देखो, सबसे पहले ग्लोब्यूलर से यहाँ पे मेरा मतलब है कि ये हमें कॉइल्ड फॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? कॉइल्ड, लाइक जैसा दिख रहा है आपको, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा कुछ ऐसे, तो ये कॉइल्ड फॉर्म के अंदर देखने को मिलते हैं। जबकि फाइब्रस कैसे होते हैं? फाइब्रस जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है ना, उसकी पैरेलल लाइक होती है, पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। सर पैरेलल लाइक दिस,
कुछ इस तरीके से हमें इनकी चेन जो है पॉलीपेप्टाइड चेन की देखने को मिलती है। मतलब सर्कल मत कर देना, सर्कल से मेरा मतलब है यहाँ पे कि ये पैरेलली हमें देखने को मिलती है। पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई इसकी और ये पैरेलली अरेंज होती है, ठीक है। तो ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। सर एग्जांपल की अगर बात करें इसके अंदर, तो भाई एग्जांपल आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जैसे केराटिन की हम लोगों ने बात की, जो मायोसिन है वैसे इसके अंदर जो मेन एग्जांपल आएगा वो केराटिन का एग्जांपल आएगा, और ये भी हमें फाइब्रस कॉइल्ड, ये इसके अंदर और भी एग्जांपल आएंगे, जैसे ट्रिप्टोफेन है, ठीक है। सॉरी, इट्स नॉट अ ट्रिप्टोफेन, इट्स लाइक इंसुलिन। इंसुलिन के अलावा आपका जो अल्बुमिन होगा वो भी इसके अंदर आएगा, जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बनाता है। तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए, इनको पढ़ेंगे आप जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हमारे जो चौथा होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, एंड 2 or more polypeptide with their infoldings and coilings are arranged in with respect to each other, और ये बनाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं ये, ठीक है जी, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ये करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे इसके बारे में भी। यहाँ पे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं, इनकी सब यूनिट्स, राइट। तो इस तरीके से हम उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम बात करेंगे इसके आगे बच्चों लिपिड्स के बारे में, राइट। प्रोटीन्स के बाद हम लोग आ गए किस पे, लिपिड्स पे। सो लिपिड्स बेसिकली, लिपिड जो है हम लोग जानते हैं कि लिपिड से एक तरह से फैट, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स कैसे होते हैं? लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब रीज़न है, ये बात हमने शुरुआत में भी जानी है अभी, कि हम लिपिड्स को किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर, नंबर 1 द बिहाफ ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, एज वेल एज जो हमने बात की थी शुरुआत में कि उनके वेसिकल्स फॉर्मेशन हो जाने की वजह से वो पास आउट नहीं हो पाते, राइट, नीचे फिल्ट्रेट में नहीं आ पाते ठीक तरह से। सो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स एज देयर मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। अब क्योंकि हमें पता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1000 डाल्टन या उससे ज़्यादा की तरफ पहुंचना चाहिए, या 800 डाल्टन से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे द मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एग्जिट, तो यहाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं है, बट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एसिड इनसोल्यूबल पूल। लेकिन ये किसका पार्ट थे? एसिड इनसोल्यूबल पूल का पार्ट था, राइट। तो ये एक्सेप्शन केस है लिपिड का। ये बात हम लोगों ने वहीं सीख ली थी बच्चों जब हमने शुरुआत में बात की थी। अगला, वाटर इनसोल्यूबल कंटेनिंग कार्बन, वाटर इनसोल्यूबल कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेजरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। क्या कहा मैंने? लिपिड्स जो है इनके अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो देखने को मिल रहा है। ऑक्सीजन काफ़ी जो है वो लेस अमाउंट में इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। फैट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड फैटी एसिड्स। जब इन फैट्स का हाइड्रोलाइसिस होता है तो फैटी एसिड जो है मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सिंपली यहाँ जो लिपिड्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर मैं इनका सीधा सीधा कंपैरिजन कार्बोहाइड्रेट से करूं, सो लिपिड्स प्रोवाइड डबल एनर्जी, लिपिड्स प्रोवाइड डबल एनर्जी, double energy as compared to carbohydrates, राइट। अब यहाँ पे हमें इनके अंदर कई लंबी चेन जो है वो देखने को मिलती है, जैसे आपने वहाँ पे आर ग्रुप प्रोटीन्स के अंदर पढ़ा। कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी हमें एक लंबी कार्बन की चेन जो है लिपिड्स के अंदर देखने को मिलती है। फैटी एसिड हैज a carboxylic group, yes they have a carboxylic group and which is attached to an R group, and what contains R group contain 1 to 19 कार्बन ऑफ चेन। अब इसकी जो है इसकी एक लंबी चेन होती है, व्हाट आई सेड, किसकी एक लंबी चेन हमें देखने को मिलती है, चाहे वो स्टीयरिक एसिड हो, चाहे वो पामिटिक एसिड हो, एक में 16 है एक में 18 है, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलती है चेन, राइट। फैट एंड इट्स डेरिवेटिव्स को कंबाइनली हम लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं। सो फैट और इसके जो डेरिवेटिव है उनको हम कंबाइनली लिपिड के नाम से भी जानते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंसिडरेबली वेरी लेस। तो इनका जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, जो कि अभी हमने बात भी की कि इनके अंदर हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। उसके अलावा इन एनिमल्स
फैट आर प्रेजेंट इन सबक्यूटेनियस लेयर एंड वर्क एज फूड रिजर्वियर एंड अ शॉक एब्जॉर्बर एज वेल। बच्चों आपने देखा होगा कि सबक्यूटेनियस का मतलब है कि आपकी स्किन के नीचे जो है वो फैट प्रेजेंट होता है, क्यूटेनियस लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है। कई आपने एनिमल्स ऐसे देखे होंगे कि जिसमें ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है, फैट जो होता है, चाहे और कुछ में फूड भी एज अ स्टोर करके रखता है। चाहे आप बर्फीले भालू की बात करें, पोलर बियर की, या पेंगुइन्स के बारे में बात करें, कई अदर एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, तो वहाँ पे ये लेयर्स जो हैं फैट की हमें देखने को मिलती है। एनिमल्स में जब ये मोटी एक लेयर होती है, एक थिक लेयर होती है इन फैट्स की, इन्हें हम ब्लबर के नाम से भी जानते हैं। तो वो जब एक हाइबरनेशन में कोई एक एनिमल जाता है, स्पेशली अगर मैं पोलर बियर की बात करूं, तो वहाँ पे वो इन ब्लबर से, बेसिकली इन फैट लेयर से एनर्जी जो है वो लेता रहता है, इन्हीं का ब्रेकडाउन होता रहता है और उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक तरीके से काम कर पाता है। तो लिपिड्स कैसे कंटेन्स होते हैं? लिपिड जो है वो एक तरह के माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे बात भी की बच्चों, राइट एकदम। नेक्स्ट, अब इसको हम दो कैटेगरीज के अंदर बांटते हैं, एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और एक होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग देखने को मिलती है, जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर या अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं वहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग्स हमें देखने को मिलती है, राइट। सो विद सिंगल बॉन्ड्स इन कार्बन चेन, जब एक सिंगल बॉन्ड हमें कार्बन चेन में देखने को मिले तो उसे सैचुरेटेड, और जब हमें वन मोर और डबल बॉन्ड्स हमें उससे ज्यादा देखने को मिले तो हम उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कई एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल पामिटिक एसिड एंड ब्यूटायरिक एसिड, जो कि एक सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है फैटी एसिड्स में, जबकि ऑलिक एसिड एंड लिनोलेक एसिड जो है वो एक अनसैचुरेटेड एसिड के या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल है। एक बेहतरीन डिफरेंस आपको बताता हूं इनके अंदर, इन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो सैचुरेटेड फैट्स आर अ टाइप ऑफ फैट दैट हैव प्रीडोमिनेंटली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द फैटी एसिड एंड दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये कैसे होते हैं? दे आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, ये यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ऐसे देखने को मिलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, राइट, ये हमें इनके मेल्टिंग पॉइंट पे हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। ये सॉलिड किस बिहाफ पे है, राइट, तो जनरली इनके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट के बिहाफ पे आप इसको दो कैटेगरीज के अंदर पढ़ते हैं, एक आप जैसे पढ़ते हैं कि हमें लिक्विड देखने को मिल रहा है और कुछ हमें सॉलिड जो है वो देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो आपने दो पॉइंट बोले, लिक्विड और दूसरा हो गया सॉलिड, तो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद जब हम देखते हैं तो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये कैसे होते हैं? जनरली जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकली उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज के अंदर उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। इसका मतलब जब अगर कोई कंपाउंड आपकी बॉडी में मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो यानी कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। यानी ये जो आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बटर है, घी है, ये उतने ज़्यादा एक्टिवली वर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर जाके स्टोर होते हैं। और जब ये फैट यानी कि जो सैचुरेटेड फैट्स, क्या बोला मैंने कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं होते, मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव जो है ये नहीं होते। जब मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, दे स्टोर्स इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं। अब सोचिए जब आपकी बॉडी में जाके ये स्टोर हो रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा, ये आपकी बॉडी में ओबेसिटी का कारण बनेंगे, यानी कि मोटापे का कारण बनेंगे। और अगर जो ये मोटापे का कारण बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये आपका जो ब्लड का प्रेशर होगा ये आपकी बॉडी में ब्लड के प्रेशर को भी अनबैलेंस्ड करेंगे, तो जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बिगड़ने लगेगा या बढ़ने लगेगा, राइट जी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, ये आपके मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एक्टिव होते हैं। तो और उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म आपकी जो ओबेसिटी है वो भी नहीं बढ़ाते और उसके अलावा आपके बीपी पे भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट जो है ये नहीं डालते। दैट मीन्स कि इनका रिवर्स हो गया।
तो अनसैचुरेटेड फैट्स में भी आपके देयर इज एन एग्जांपल जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े, जैसे कि आपका लिनोलोइक एसिड था, ओलिक एसिड था, राइट। तो इन्हीं को फर्दर हम डिवाइडेड करते हैं लाइक इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर पूफा, या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर, राइट। तो ये इन्हीं की कैटेगरी है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जब भी आप कोई फूड लाते हैं मार्केट से, या कोई आप फूड खाते हैं, इवन चाहे आपके घर में एक बटर आता हो या कुछ भी आता हो, आप देखेंगे, आप एक चॉकलेट खाते हैं, कोई भी XYZ प्रोडक्ट खाते हैं, तो आप देखिए उनके पीछे किस तरह के फैट जो है वो प्रेजेंट है, जाके देखिए, राइट। तो अगर आपके आसपास है तो कौन से आपके लिए गुड हैं, कौन से आपके लिए बैड हैं, कौन से आपके लिए एक आपको ओबेसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर ओबेसिटी आपकी बॉडी में होगा तो जिसकी वजह से BP भी अनकंट्रोल रह सकता है। फिर आपको याद होगा कि यही जो है वो आगे जाके कोलेस्ट्रॉल भी बनाते हैं, जब लीवर के साथ रिएक्ट करते हैं। लीवर की रिएक्शंस कई ऐसी होती हैं, पढ़ेंगे आप लोग लीवर के फंक्शन भी, जब डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ये फिर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन जो है वो होता है, राइट। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं ऐसा है जो आपके कई चैप्टर्स के साथ और भी लिंक करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे बेसिक बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जान रहे हैं, जैसे लिपिड्स के बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे। इवन ये चैप्टर आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री में भी बच्चों सीखने को मिलेगा। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ें, इसमें से कितना पढ़ें। मैंने अक्सर देखा बच्चों को डाउट रहते हैं इसमें बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, तो यहाँ कई टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो बाकी के चैप्टर्स के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिक अच्छा सा समझ लो और उन चैप्टर्स के साथ उन बेसिक्स को लिंक करते चले जाओ, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लैरिटी बनती चली जाएगी, ठीक है। जैसे न्यूक्लिक एसिड आएगा तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक बातें यहाँ पे आप लोग जान लेंगे। उसके बाद उनके बारे में आप डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, लाइक आप क्लास 12th में ही पढ़ते हैं, वहाँ पे DNA के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, RNA के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए अब आता है ग्लिसरॉल। जैसे अब ग्लिसरॉल जो है एक सिंपल लिपिड है, इसे हम ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है ये, एक सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर। जैसे अभी हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी, ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट हमने अमाइनो एसिड बोला, राइट। तो ये जो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है ये इसका स्ट्रक्चर हो गया और ये एक सिंपल लिपिड के अंदर आपका आता है, ठीक है जी। चलिए, सम लिपिड हैव फैटी एसिड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। एस्टेरिफाइड का मतलब है बेसिकली इनके बीच में जो है वो एस्टर बॉन्डिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हम ग्लिसरॉल के बारे में बात कर रहे थे, वैसे हम क्या बोलते हैं कि सम लिपिड्स हैव फैटी एसिड एस्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल। तो एस्टेरिफाइड का मतलब है यहाँ पे दीज आर एस्टर की लॉन्ग चेन होती है बेसिकली इनके अंदर। तो एस्टर्स हो गए आपके, जो फैटी एसिड्स हो गए, उनकी लॉन्ग चेन जो है हमें उनके अंदर देखने को मिलती है। जैसे हमने बोला कि 1 to 19 कार्बन की चेन जो है देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल ऑफ फैटी एसिड जैसे कि पामेटिक एसिड है यहाँ पे हमारा, ठीक है जी, CH3 CH2 के 14। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक लॉन्ग चेन जो है हमें 16 कार्बन की यहाँ देखने को मिल रही है, राइट। एक लॉन्ग चेन जो है हमें 16 कार्बन की देखने को मिल रही है, 1 and 14 15 16, ठीक है। यहाँ 14 है ना, 14 15 16। तो एक लॉन्ग चेन इस तरीके से हमें इनकी देखने को मिलती है। तो इन्हीं को एस्टर बॉन्डिंग जो है उनके नाम से भी जानते हैं, राइट जी। चलिए आगे चलते हैं। सो दे कैन बी मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड द ट्राइग्लिसराइड एज वेल। तो ये जो बॉन्डिंग है ग्लिसरॉल की, ऑल यानी कि फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ऑल यानी कि आपका जो अल्कोहल है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। सो ये मोनोग्लिसराइड हो सकते हैं, डाइग्लिसराइड हो सकते हैं, या फिर ट्राइग्लिसराइड जो है उनकी फॉर्म हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इनके बीच में जो यानी कि जो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं बेसिकली, ये मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। एक मॉलिक्यूल आपका जो है वो किसी ग्लिसरॉल का हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल आपका ग्लिसरॉल का हो गया, या एक आपके बाकी के मॉलिक्यूल जो यहाँ पे फैटी एसिड्स के हो गए, राइट। तो ये मिलके क्या बनाते हैं बेसिकली, ये एक अल्काइल ग्रुप यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स को बनाते हैं। इनके बॉन्ड, इनके बीच में जो लिंकेज होता है उसे हम जो एस्टर बॉन्ड का लिंकेज जो है उसके नाम से भी जानते हैं। तो ये R1 R2 R3 R अल्काइल ग्रुप इन फैटी एसिड्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, अलग अलग स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को इनके मिलते हैं। एक एग्जाम्पल आता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड बेसिकली लेसिथिन है, आपके NCERT से ही लिया गया ये एग्जाम्पल जो है, ध्यान रखिएगा। एंड दैट इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड लिपिड्स मेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन अ न्यूरल टिश्यू एज वेल। तो फॉस्फोलिपिड जिसे हम ये लेसिथिन के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को इसका एग्जाम्पल जो है बच्चों वो ध्यान रखें। कुछ लिपिड्स के पास जब फॉस्फोरस होता है तो उन्हें हम लेसिथिन के नाम से जानते हैं। जान रहे हैं ना, देखो वर्ड से ही पता लग रहा होगा, फॉस्फोप्लस लिपिड।
तो जब फॉस्फोरस के साथ लिपिड्स जुड़ रहा है तो उसे फॉस्फोलिपिड कहा जाता है और इसे हम लेसिथिन के नाम से भी जानते हैं। ये एग्जाम्पल आपसे कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है। सो फॉस्फोलिपिड्स आर कंपाउंड लिपिड्स विद फॉस्फोरस एंड फॉस्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हम लेसिथिन जो है वो नाम देते हैं। राइट बच्चों, चलिए फिर बात करते हैं आगे हम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। नाइट्रोजनस बेसिस कार्बन कंपाउंड्स हैं जहाँ पे हमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स देखने को मिलती हैं। राइट, अब इनमें अलग अलग हमें न्यूक्लियोटाइड्स जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड जो है वो देखने को मिलते हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले अगर मैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करूँ तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड जो है बेसिकली यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर मिलके बनाते हैं, जैसे कि आपके एडेनोसिन हो गए, ग्वेनिन हो गए या ग्वेनोसाइन हो गए। ये आपको जनरली जो है ये बॉन्डिंग इनकी आपको जो आपके आरएनए है, जो डीएनए है, उनके ऊपर देखने को मिलती है। सो न्यूक्लियोसाइड जो है आपके, ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, नाइट्रोजनस बेस मिलके और शुगर मिलके इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। दूसरी तरफ न्यूक्लियोटाइड जो है आपके, वो नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप का एक बेसिकली ये मिलके उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जैसे कि एडेनाइलिक है, ग्वेनाइलिक एसिड है, थायमिडाइलिक है, एटसेट्रा। फिर आते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप से आप लोग पढ़ते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। और दूसरी तरफ अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनके बारे में हमें बताया गया है, जैसे कि प्यूरिन है और पायरिमिडिन है। प्यूरिन जनरली एडेनिन और ग्वेनिन है और पायरिमिडिन जो है हमारे साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन है। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर जो है हमारे, इनकी रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। सच डोंट वरी, अभी आपसे बनाने के लिए वो नहीं पूछे जा रहे। तो डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए हमारा वॉटसन और क्रिक मॉडल भी हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में, आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन लिखी है, वॉटसन और क्रिक का नाम लिखा है, वहाँ पे दो साइंटिस्ट है जिनका नाम उसके साथ लिखा हुआ है। सो डीएनए क्या है, डीएनए एक राइट हैंडेड चेन होती है, राइट, एंड डबल हेलिक्स होता है ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है हमें देखने को मिलती है इनके अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में भी बताया गया है, लेकिन उससे पहले दे हैविंग अ मेजर एंड द माइनर ग्रूव एज वेल। ग्रूव बेसिकली जो टर्न है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। अब अगर आप देखेंगे तो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जिसे आप डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं या डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर को भी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देयर इज अ ग्वेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन। जनरली जब आप आरएनए को देखते हैं तो यहाँ पे थायमिन की जगह यूरासिल जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो इन्हीं को हम न्यूक्लियोटाइड बेसिस के नाम से जानते हैं, जो आपके ग्वेनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है और थायमिन हो गए। और ये हो गए आपके डीएनए की बैकबोन। ये जो स्ट्रक्चर आपको रेड कलर का दिख रहा है जिसमें फॉस्फोरस ग्रुप जो है आपको देखने को मिल रहा है, फॉस्फोरस, तो ये डीएनए की बैकबोन हो गई। और इन्हीं के बीच में जो आपस में जो बॉन्डिंग है इन हाइड्रोजन, साइटोसिन की, ग्वानिन की, एडेनिन की, थायमिन की, दे आर अटैच्ड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके बीच में देखने को मिलती है। तो यही लाइन हमें यहाँ पे बताती है कि द 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 चेन्स हैं, ये कैसे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है, क्योंकि यहाँ पे एक 5 प्राइम एंड है तो दूसरा 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, अगर ऊपर 3 प्राइम है तो नीचे 5 प्राइम है। तो 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स या 2 एंटी पैरेलल साइड जो है हमें देखने को मिलती हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट, एंटी है मतलब ऑपोजिट हैं और पैरेलल हैं। सो दे 2 चेन्स आर एंटी पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपस में कैसे जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। 2 बिटवीन द अब हाँ एक चीज और, जो 2 बॉन्ड्स होते हैं, 2 डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एडेनिन और थायमिन के बीच में, और 3 बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात की जा रही है। तो 3 हो गए किसके बीच में, 3 बॉन्ड हो गए हाइड्रोजन के साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में, और 2 बॉन्ड होते हैं किसके बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो डीएनए स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, द बैकबोन इज फॉर्म्ड बाय शुगर फॉस्फेट शुगर चेन जो होती है इसकी देखने को मिलती है हमें। बेसिकली जो बैकबोन है शुगर से बनी हुई है। अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज शुगर, और अगर आरएनए है तो वो राइबोज शुगर से मेडअप होती है। एंड फॉस्फेट शुगर चेन यानी कि फॉस्फोरस जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो उसके साथ अटैच्ड होता है, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो उसके साथ अटैच्ड होता है। चलिए
तो आगे अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होते हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, कैसे हैं ये? मेन सोर्स है किसका? एनर्जी का। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को देखा ना आपने कि जनरली जब आप ग्लूकोज है या चीनी है, राइट, या फिर चलो फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मैं मोनो, ओलिगो, डाई, पॉली सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली आप इनको क्या बोलते हो? यहीं लिख लेता हूँ। जनरली आप इनको क्या बोलते हो? लाइक शुगर बोलते हो। ठीक है, तो शुगर हम किसे बोलते हैं? राइट, शुगर हम किसे बोलते हैं? शुगर 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 करते रहते हैं हम। बेनली शुगर, शुगर है क्या बच्चों? तो एक ये जो है ना, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा हुआ है मोनोसैकेराइड का, तो अभी मोनोसैकेराइड को भी मैं चंक करूंगा। तो अगर मैं इसका इस वर्ड से कंपैरिजन करूं तो इसका मतलब क्या है? तो ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। बेसिकली शुगर जो वर्ड आ रहा है यहाँ पे, शुगर क्या है? शुगर अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। तो ये जो है, ये दोनों एक सिंपल, इसके साथ लिंक जो कर सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, राइट। और ये कैसा होता है? ये पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। ठीक है, ग्लूकोज होता है, पानी के अंदर डालो, कैसा होता है? सोल्यूबल होता है। तो मोनोसैकेराइड कैसा है? शुगर है एक तरह का। कैसा शुगर है? सिंपल शुगर है, राइट। तो या फिर आप ये कह सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बेसिकली जनरली कैसे होते हैं? सिंपल शुगर होते हैं। ये भी तो कह सकते हो शुगर क्या है? दैट इज अ सिंपल शुगर। ये भी आसान भाषा में आप ऐसे भी बोल सकते हो। प्लस कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं टेस्ट में। ठीक है, स्वीट इन टेस्ट, राइट। उसके अलावा सॉल्युबल होते हैं बेसिकली। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो इस तरीके से इनकी कुछ पहचान होती है, स्वीट इन टेस्ट, राइट। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं? शुगर का नाम देते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं? शुगर का, इन्हीं को हम नाम देते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा पहला जो वर्ड आता है यहाँ पे, जैसे आता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है सर? मोनोसैकेराइड देखिए, हम इनको डिवाइड करते हैं कुछ पार्ट्स में। किसके भी आप पे जो कार्बोहाइड्रेट है, हम इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक यही ले लेते हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इनका जो डिवीजन है बेसिकली, ये डिवीजन किस बिहाफ पे है? ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। दूसरा, इनके टेस्ट एंड सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे। तीसरा, इनके जो रिड्यूसिंग एजेंट है या फिर जो रिड्यूसिंग नेचर है उसके बिहाफ पे। इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। क्या क्या बोला मैंने? ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो हो गया हमारा हाइड्रोलिसिस हो गया, उसकी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोलिसिस। दूसरा, उनके टेस्ट प्लस सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे। तीसरा जो है उनके रिड्यूसिंग नेचर के बिहाफ पे, राइट। तो चलिए पहली बात करते हैं हम यहाँ पे मोनोसैकेराइड की। मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं? दे आर द सिंपलेस्ट शुगर। ठीक है, विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलिसिस, यानी कि हम फर्दर इनको डिवाइड या हाइड्रोलिसिस जो इनका नहीं कर सकते। सो द स्ट्रक्चर इफ सैकेराइड इज इधर रिंग और द स्ट्रेट चेन इनकी देखने को मिलती है। जब इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो या तो वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा या फिर वो एक स्ट्रेट चेन को बना रहा होगा। मोनोसैकेराइड विद फ्री अल्डिहाइड ग्रुप आर टर्म एज अल्डोजेस, राइट। अल्डोज, देखो जरा पीछे, जो एक होता है ना प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। तो यहाँ पे क्या है? एक वर्ड आया यहाँ पे ALDOSES, यानी कि ये क्या है? अल्डोजेस। तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? कि जब वो उसका फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्डोजेस बोलते हैं। तो अल्डोजेस में बेसिकली क्या आते हैं? कई एग्जांपल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ तो एक एग्जांपल हो गया जैसे ओज, इसके पीछे जो वर्ड लगेगा ओज, तो ओज में क्या आ गया? जैसे राइबोज। ठीक है, जैसे क्या आ गया? एक एग्जांपल राइबोज। जैसे क्या आ गया? ग्लूकोज। ठीक है, ये उसी के अंदर आएगा जिसमें हमारा कौन सा ग्रुप होगा? ये फ्री अल्डिहाइड ग्रुप के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में और भी एग्जांपल बता सकते हैं बच्चों इसके? राइट, देखते हैं जरा कौन बच्चे बताएंगे। तो एक जैसे ग्लूकोज हो गया, और भी हो सकते हैं जैसे लाइक गैलेक्टोज हो गया। ठीक है, देयर इज सम मोर एग्जांपल एज वेल। ठीक है, तो यहाँ तीन एग्जांपल हमें ये ध्यान रखने हैं। उसके अलावा वाइल मोनोसैकेराइड विद फ्री कीटोन ग्रुप, जब फ्री कीटोन ग्रुप जो है यानी कि उनको कीटोन्स के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात की, जैसे यहाँ पे हमने बात की अल्डोजेस के बारे में, वैसे यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में? कीटोस के बारे में, राइट। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक एग्जांपल, जैसे ज़ाइलुलोज, राइट, एक एग्जांपल हो गया इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ लाइक दी ज़ाइलुलोज,
ठीक है। सो एंड सेम उसी इसके भी यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल जो है वो देखने को हमें मिलते हैं, राइट। जैसे बच्चों एक और एग्जाम्पल इसका हो गया जैसे फ्रक्टोज, राइट। तो कीटोन्स में ही आता है वो, जो वहाँ पे कीटोन ग्रुप की बात की जाती है, तो यहाँ पे फ्रक्टोज भी जो है वो उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। देखिए अब अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन की चेन जो है वो हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हम जो है छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, किसके बारे में सर? हम पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से, जैसे ग्लूकोज के बारे में। आप लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है, तो भाई सिंपली जब आप देखते हो तो ग्लूकोज का एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे कि सर ग्लूकोज का फॉर्मूला तो हम लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा है, तो उसमें तो हमने पढ़ा था C6H12O6। तो आपने वहां पे पढ़ा 6 कार्बन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम हम इनको जो है बेसिकली डिवाइड करते हैं, राइट। तो ग्लूकोज किस में आ गए? 6 कार्बन एक चेन में आ गए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? हेक्सोसिस, है ना, हेक्सोसिस। तो हेक्सोसिस किस में आ गए? बेसिकली हेक्सा मतलब होता है 6, तो इसका मतलब यहाँ प्रेजेंट है 6 कार्बन की चेन जो है वो हमें देखने को मिल रही है। उसी तरीके से क्या लिखा है यहाँ पे? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो जैसे पहला यहाँ पे आ गया ट्रायोसिस। ट्रायोसिस का मतलब है यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं 3 कार्बन के बारे में। तो यहाँ पे कितने कार्बन के बारे में बात की जा रही है? 3 कार्बन के बारे में। टेट्रोसिस मतलब 4 कार्बन, पेंटोसिस मतलब 5 कार्बन, नीचे 6। कुछ इस तरीके से हम इनके वेरियस एग्जाम्पल जो है बच्चों देखते हैं। तो जैसे हेक्सोसिस में वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आप जो सबसे पहले बोलेंगे वो क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे ग्लूकोज का एग्जाम्पल जो है वो आ जाएगा। क्या सिर्फ ग्लूकोज होगा? सवाल एक यहाँ पर ये भी बनता है। और टेट्रोसिस में क्या होगा? टेट्रोसिस में क्या होगा? ट्रायोसिस में क्या होगा? देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल हेयर एज वेल। जैसे कि मैं पेंटोसिस में बात करूँ तो जैसे राइबोज है, ठीक है। अगर मैं पेंटोज में बात करूं जैसे राइबोज है, तो राइबोज एक इसका एग्जाम्पल जो है बच्चों यहाँ पे आ जाएगा। हेक्सोसिस में और भी आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज भी इसका एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जो यहाँ पे एग्जाम्पल की फॉर्म में हम लोग ले सकते हैं। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। ध्यान रखिएगा, क्या आप जानते हैं कि ग्लूकोज को हम किसी और नाम से भी जानते हैं बच्चों? ये ग्लूकोज जो है आपका, ये ब्लड शुगर भी होता है, या फिर हम इसे एक ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, राइट जी बच्चों। चलिए दूसरा जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है किसका? फ्रक्टोज का एग्जाम्पल जो है वो लिया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि फ्रक्टोज हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? चलिए कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए। और मैं आपको बता दूं कि फ्रक्टोज जो होता है वो सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। सबसे स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट हनी में देखने को मिलता है हमें। फ्रक्टोज जो होता है, मैंने आप लोगों से पूछा था लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा जो है ये किसके अंदर हमें देखने को मिलता है? हनी में। और इसको हम फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए टेट्रोसिस के एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर इनके एग्जाम्पल जो है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। देखिए ओलिगोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो बेसिकली जब इनका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इनका हाइड्रोलाइसिस करने पे 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट जो है वो बन जाएगी, ठीक है। 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स की यूनिट जो है वो बन जाएंगे, राइट जी। सैकेराइड जो टर्म आ रही है बेसिकली वो आपके शुगर के लिए आ रही है, तो यहाँ पे इसके इतनी चेन जो है, इसकी इतनी यूनिट्स जो है वो बन जाएंगी, ठीक है। ये चेन ब्रेकडाउन हो गया, चंक हो गया। सो ऑल डाइसैकेराइड्स आर वाटर सोल्यूबल एंड स्वीट इन टेस्ट, सो दे आर नोन एज शुगर, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल होने चाहिए, स्वीट इन टेस्ट होनी चाहिए, तो उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? इसका नाम दे रहे हैं। तो जब, और दूसरी तरफ जब इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने में कितनी चेन मिल रही है? ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड जो है हमें इसका हाइड्रोलाइज्ड करने पे देखने को मिलती है। सो ऑल डाइसैकेराइड, ये हमारी एक डेफिनेशन होगी किसके लिए? शुगर के, जो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। चलिए तो अब यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड्स में हमारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे आर लिंक्ड, राइट। तो दे आर लिंक्ड, और ये लिंक्ड होके क्या बनाते हैं? ये इस ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन करते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली उन बॉन्ड्स को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। अगर मैं इसमें कुछ एग्जांपल लेना चाहूँ ओलिगोसैकेराइड्स में, सो देयर इज जितने भी जो डाइसैकेराइड्स होते हैं, ये शुगर की बात तो कर दी इसमें,
बट यहाँ कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं लेना चाहूँ तो जैसे माल्टोज होता है बच्चों, इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, माल्टोज एक उसका एग्जाम्पल है, सुक्रोज एक इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सो वन ऑफ द 2 एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल है जैसे लैक्टोज उसका एक एग्जाम्पल है, राइट। तो ये एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको 1-2 तो पता होने चाहिए, ठीक है बच्चों, 1-2 एग्जाम्पल्स तो हमें इनके पता होने चाहिए, जैसे कि माल्टोज हो गया, जैसे कि सुक्रोज हो गया, जैसे कि लैक्टोज हो गया। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और भी यहाँ पे जो जितने भी जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, माल्टोज कहाँ देखने को मिलता है, सुक्रोज कहाँ है, लैक्टोज कहाँ है, क्या ये एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, राइट। और अगर मैं माल्टोज के बारे में बात करूं तो माल्टोज जो होता है बेसिकली स्टार्च डाइजेशन के टाइम पे एक मिड प्रोडक्ट हम कह सकते हैं कि उसे हम माल्टोज के नाम से भी जानते हैं। जब स्टार्च का डाइजेशन होता है तो ये एक तरीके का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो बनता है। कैसा कंपाउंड बनता है ये माल्टोज जो है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, ठीक है, ये एक तरह का इंटरमीडिएट कंपाउंड है। कब? ड्यूरिंग स्टार्च डाइजेशन के टाइम पे, ठीक है जी। अब सुक्रोज आप लोगों ने देखा होगा, सुक्रोज तो आपका जो टेबल शुगर सुना है आप लोगों ने, सर रोज खाते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे सुना है, बिल्कुल नहीं है वो, क्या है वो राइट, केन शुगर सुना है, बिल्कुल है। तो टेबल शुगर हो गया आपका, केन शुगर हो गया, यही वो सुक्रोज है जिसे आप खाते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं ना, वो यही है वो, ठीक है। तो ये टेबल शुगर हो गया आपका, बिल्कुल खाते हैं सर, हम तो बहुत खाते हैं। चलिए, तो ये एक वो हो गया। लैक्टोज तो आपको पता होगा मिल्क शुगर होता है, सभी हम लोग अच्छे से जानते हैं बच्चों, ये आप एग्जाम्पल जो है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज को हम लोग कमर्शियल शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ दीज ओलिगोसैकेराइड्स। फिर नेक्स्ट जो बात करते हैं इनके अंदर अगली चेन जो आती है पॉलीसैकेराइड्स की आती है। पॉलीसैकेराइड्स वो होते थे कि पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब सैकेराइड्स की एक लॉन्ग चेन। जब आप यहाँ पे देखते हैं इन ओलिगोसैकेराइड्स को, तो ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहे हैं, ये हाइड्रोलिसिस किसमें हो रहे हैं, 2 से 10 चेन जो है वो बेसिकली इसकी बना रहे हैं, 2 से 10 चेन इसकी बना रहे हैं, मतलब 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स मिलके जो है वो इसकी चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और मैंने जो बोला कि इनके बीच में जो बॉन्ड्स आएगा वो कैसा बॉन्ड्स होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड्स आता है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। बेसिकली बॉन्डिंग है, जो चेन आपस में जुड़ रही है वो किसी ना किसी बॉन्ड से तो बनी हुई है। उसके अलावा जब इनकी हमने फर्दर ब्रेकडाउन किया तो यानी कि ये बेसिकली हाइड्रोलिसिस से हुई हैं, हाइड्रोलिसिस से बनी है। एग्जांपल्स में जो आ गए हमारे माल्टोज आ गए, उसके अलावा हमारे सक्रोज आ गया, उसके अलावा हमारा लैक्टोज आ गया। और इनके सभी के जो बेसिक अलग अलग यूजेस हैं वो भी यानी कि कहाँ देखने को मिलते हैं, जो एप्लीकेशन है कहाँ देखने को मिल रहे हैं, उनके बारे में भी हमने यहाँ पे बात कर ली। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म आती है हमारी पॉलीसैकेराइड। देखिए पॉली का मतलब हो गया यहाँ पे मैनी, and the saccharide means same, the sugar. So there is a long chain of polymers of the monosaccharide. एक लंबी चेन जो है हमें इनकी देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो एक लंबी चेन हमें इनकी देखने को मिलती है। और उसके अलावा यहाँ पे जो फर्दर जो डिवीजन किया गया है स्टार्च और सेलुलोज के अंदर, इसका जो फर्दर जो डिवीजन है वो हमें देखने को मिलता है। सो दीज आर स्टार्च। क्या होते हैं, स्टार्च जो है वो स्टोर हाउस है किसका, एनर्जी का, प्लांट टिश्यूज के अंदर जो हमें देखने को मिलता है। and forms a helical secondary structure made of only glucose monomers, right जी। तो सिंपली हमारे कैसे हैं, ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। अगर बेसिक से स्टार्ट करूं तो ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं मैनी चेन्स के अंदर, ठीक है, इसलिए उसका नाम पॉलीसैकेराइड है। तो हाइड्रोलाइज्ड इनटू मैनी चेन या हाइड्रोलाइज्ड इनटू मैनी यूनिट्स, हाइड्रोलाइज्ड इनटू मैनी यूनिट्स, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइज्ड हो रहे हैं किसमें, एक मैनी यूनिट्स में, बहुत सारे यूनिट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर इन द मोनोसैकेराइड, यही बात वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं बच्चों। अब 2 पार्ट जो यहाँ पे लिखे हुए हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हो गया आपका स्टार्च और दूसरा हो गया आपका सेलुलोज। स्टार्च जो है वो जैसे यहाँ पे पता लगता है हमें कि स्टोर हाउस है एनर्जी का, बेसिकली मेन प्लांट स्टोर्ड फूड हो गया बच्चों जो स्टार्च होता है। दूसरा जो सेलुलोज है हमारा, एंड जो फॉर्म करता है, ये स्टार्च जो है फॉर्म करता है, किसे फॉर्म करता है, एक हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। एंड दैट मेड अप ऑफ ओनली ग्लूकोज मोनोमर्स। सिर्फ किससे बन रहा है, ये ग्लूकोज मोनोमर्स से मिलकर इसका फॉर्मेशन होता है। सेलुलोज के बारे में बात करें तो होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है ये, राइट। इट डज नॉट सर्टेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। एंड कॉटन फाइबर में भी हमें देखने को
मिलता है ये, राइट। तो ये इसकी एप्लीकेशन के अंदर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो स्टार्च है वो बेसिकली 2 टाइप की चेन का फॉर्मेशन करता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्च जो है आपकी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, चलिए अगले पेज पे ले लेते हैं। यहाँ पे स्टार्च जो है आपकी 2 टाइप की चेन का फॉर्मेशन करता है। दो टाइप की चेन का फॉर्मेशन करता है, चलिए वाइट ले लेते हैं। 2 टाइप की चेन कौन सी होती है? एक होती है आपकी अमाइलोज और एक होती है अमाइलोपैक्टिन। ठीक है, तो 2 टाइप की चेन होती है, एक होती है हमारी अमाइलोज और एक होती है अमाइलोपैक्टिन, राइट। इसमें एक चीज ध्यान रखनी कि जो अमाइलोज होती है ये अनब्रांच्ड होती है और अमाइलोपैक्टिन जो होती है ये ब्रांच्ड होती है। ये बेसिक डिफरेंस जो है हमें पता होना चाहिए कि दोनों की जो चेन किस तरीके से, यानी कि एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है और दूसरा अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। अमाइलोज जो है बेसिकली ये छोटी छोटी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलके बनाती हैं। सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, छोटी छोटी ग्लूकोज की यूनिट। देखिए मैंने कहा कि जो स्टार्च है वो 2 टाइप की चेन बना रहा है, पहला हो गया अमाइलोज, दूसरा हो गया अमाइलोपैक्टिन। अमाइलोज जो है बेसिकली यहाँ पे छोटी छोटी ग्लूकोज की यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल 250 से 300 यूनिट्स जो हैं वो ग्लूकोज की वो इसको मिलके बनाती हैं। दैट इज ए नंबर, आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट से मिलकर जो है वो बन रहा है। दूसरा अनब्रांच्ड चेन होती है इसकी, ठीक है। अमाइलोपैक्टिन जो है वो एक ब्रांच्ड चेन है और लगभग 30 to 40 चेन जो है, या लगभग 30 जो यूनिट्स हैं वो इसको मिलके आपस में बनाती हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन में क्या डिफरेंस है, तो भाई साहब वो है स्टार्च की फॉर्म, और एक ब्रांच फॉर्म है और दूसरी एक अनब्रांच फॉर्म जो है वो देखने को हमें मिलती है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है इन दोनों के अंदर हो गया जो आपको जानना था। उसके बाद सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर होता है ग्लूकोज का एंड इट डज नॉट सर्टेन कॉम्प्लेक्स हेलिसिस। कॉटन फाइबर में भी उसका एग्जाम्पल जो है बच्चों वो दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वुड में, सेल्यूलोज में, लगभग कॉटन के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। वुड के अंदर हो गया, सेल्यूलोज वुड के अंदर हो गया। कॉटन की अगर मैं बात करूँ तो कॉटन फाइबर में जो सेल्यूलोज लगभग 90% के आसपास है इसके अंदर जो सेल्यूलोज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, राइट। उसके बाद अगर हम एग्जांपल में बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन क्या है? एक ब्रांच्ड होमोपॉलीमर होता है एंड विच इज फाउंड एज अ स्टोरेज पॉलीसैकेराइड इन एनिमल। जैसे कि स्टार्च प्लांट्स में देखने को मिलता है, वैसे ग्लाइकोजन जो है वो हमें एनिमल्स की बॉडी में देखने को मिलता है। इन्यूलिन हो गया, इन्यूलिन जो है वो एक पॉलीमर है फ्रक्टस का, ध्यान रखिएगा। इन्यूलिन जो है, ये सवाल आपसे कई बार पूछा भी जाता है, तो ये एक पॉलीसैकेराइड पॉलीमर है किसका? फ्रक्टोस का। काइटिन आप लोगों ने देखा होगा, काइटिन हम लोगों ने पढ़ा भी है कि एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स होते हैं कि उनकी जो एक्सोस्केलेटन होता है उससे वो इसी से मेडअप होता है। केमिकली मॉडिफाइड शुगर है ये, अमाइनो शुगर एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन व्हिच फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स एंड, और ये एक तरह का होमोपॉलीमर स्ट्रक्चर जो है वो होता है। सेम काइंड ऑफ चेन, होमोपॉलीमर डिफरेंट काइंड, जैसे कि हेट्रोपॉलीमर स्ट्रक्चर, 2 टाइप से हम इनको पढ़ते हैं। सो होमोपॉलीमर में आप इन्हें इतने सारे एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है जी। तो इनको हम होमोपॉलीसैकेराइड, इनको हम होमोपॉलीसैकेराइड, इनको हम होमोपॉलीसैकेराइड और या हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे हम कुछ मेटाबॉलिक पाथवेज के बारे में। और इन मेटाबॉलिक पाथवेज 2 तरीके के होते हैं, जैसे एक हो गया एनाबॉलिक और दूसरा हो गया कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस तो हम लोग बच्चों शुरुआत में ही चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। देयर इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन व्हिच आर अकरिंग इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड सिंपल metabolism in our body, right? So that lead to the formation of more complex structure from a simpler structure. जब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है सिंपलर वन से, जैसे कि आपने क्या पढ़ा, जैसे कि आपने पढ़ा यहाँ पे एग्जांपल है जैसे प्रोटीन का। अब आप जानते हो कि एक 100 अमाइनो एसिड्स की चेन मिलके और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलके जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, राइट। तो एक सिंपल स्ट्रक्चर ही तो है ना अमाइनो एसिड, जो मिलके एक बड़ा प्रोटीन का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, वही यहाँ पे। So lead to the formation of more complex structure from a simple
स्ट्रक्चर विद द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, विद द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया प्रोटीन का, फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स फ्रॉम अमाइनो एसिड, एंड इज ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक पाथवे एज वेल। बायोसिंथेटिक पाथवे इज लाइक द लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वो प्रोसेस जो है वो देखने को मिल रही है। दूसरा कैटाबॉलिक पाथवे। अब कैटाबॉलिक यानी कि यहाँ पे भी जो सिंपल स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्मेशन क्या रोल प्ले कर रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंपलर स्ट्रक्चर। कैटाबॉलिज्म का मतलब हो गया लाइक कट करना। अब कट करके क्या कर रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यानी कि जैसे आप देखते हैं कि ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है C6H12O6 और एक 3 कार्बन कंपाउंड में, जिसे आप लैक्टिक एसिड बोलते हैं, प्लस एनर्जी। और ये केस आप कहां पे पढ़ते हो जनरली, ये जो कंडीशंस है आप कहां पे देखते हो, ये आप इसे क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम विच इज कॉल्ड द एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सिंपल कैटाबॉलिक पाथवेज, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा, एक एनाबॉलिक पाथवेज। उसके बाद देयर इज नो अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम। तो लिविंग सिस्टम में कोई भी अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन नहीं है। भाई यही तो है ना कि केमिकल रिएक्शन बन रही है, और रिएक्शन बन रही है तो डेफिनेटली वहां पे एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अब ये एक आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी एनसीईआरटी से उठाई गई है एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही। तो ये क्या बताती है, द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम। लिविंग स्टेट कैसी है, एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, यानी कि अगर वो इक्विलिब्रियम में रहेगी फिर तो लिविंग सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। इफ यू रिमेंबर, हमें याद है कि हमने बोला था कि मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को हमें मिलती है। जहां पे केमिकल रिएक्शन चल रही है, कुछ टूट रहा है, कुछ नया बन रहा है, यही तो हो रहा है ना, राइट। तो अब लेकिन हमने वहां पे ये भी पढ़ा कि सर एक लिविंग जो रिएक्शंस है बेसिकली वो तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिल सकती है, टेस्ट ट्यूब में भी। लेकिन यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चल रही है उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि टेस्ट ट्यूब एक लिविंग नहीं है। यहाँ कंप्लीटली ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो बना के रख रही है। आपका मेटाबॉलिज्म लगातार कंटिन्यूसली जो है वो काम करता रहता है, चाहे वो आप चल रहे हैं, चाहे आप नहीं चल रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप जागे हुए हैं, वो सारी प्रोसेस वहां पे चलते रहती है। सो द लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, जिसकी वजह से लगातार जो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी जो है, ऑर्गन सिस्टम जो है, सेलुलर लेवल पे प्रोसेस जो है लगातार चल रही है। विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट। बिना मेटाबॉलिज्म के एक लिविंग स्टेट नहीं है, हम उसे काउंट नहीं करते, राइट। अब यहाँ पे बॉन्ड्स लिंकेज के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड्स थे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स थे, और एक थे आपके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ द वाटर। जब आप इसमें से वाटर को रिमूव करते हैं तो बेसिकली वो डाइपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है जब दो आपस में जुड़ते हैं। तो इसमें कार्बोक्सिलिक पेप्टाइड बॉन्ड में आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखने को मिल रहा है, अमाइन ग्रुप देखने को मिल रहा है एक नेक्स्ट अमाइनो एसिड के साथ विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी कि डिहाइड्रेशन से, यानी कि पानी को एलिमिनेट करके इस बॉन्ड को हम लोग देखते हैं, राइट। वाटर मॉलिक्यूल जो वहां पे रिलीज होता है और दो अमाइनो एसिड जो आपस में मिल रहे हैं, डाइपेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेम यही चीज यहाँ पे हमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में देखने को मिलती है, लेकिन डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, सेम यही चीज का मतलब। लेकिन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो फॉर्म्ड होते हैं बिटवीन टू कार्बन एटम्स, किसके बीच में, दो कार्बन एटम्स के बीच में ऑफ द टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स, दो एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स के बीच में। तो यानी कि जो सैकेराइड्स के बीच में हमें बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का नाम देते हैं, जबकि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं दैट फॉस्फेट बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने बात की थी उसमें आपने जब न्यूक्लिक एसिड्स की बात की वहां पे भी हमने बॉन्ड्स को देखा। तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन न्यूक्लिक एसिड्स किसमें देखने को मिलते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड में जो बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल रही है वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, wherein phosphate moiety links 3 carbon of one sugar and of one nucleotide to 5 carbon of the sugar of the succeeding nucleotides में देखने को मिली, उसे हमने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नाम दिया। आई होप कि आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, फिर आते हैं एंजाइम्स में। देखिए एंजाइम्स में अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम बात करते हैं कैटलिस्ट के बारे में भी। कैटलिस्ट क्या होते हैं, देखिए कैटलिस्ट तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, कैटलिस्ट के बारे में आप लोग बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ से पहले एक वर्ड लूँ लाइक अ कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट तो हम दो जगह पढ़ रहे हैं बच्चों।
कैटलिस्ट तो हम लोग दो जगह पढ़ रहे हैं, एक जो हम बात करते हैं कहाँ पे, बायोलॉजी में, और दूसरी जो हम लोग बात करते हैं किसके अंदर, केमिस्ट्री में। तो सर क्या हम यहाँ पे केमिस्ट्री वाले पढ़ने वाले? नहीं जी, हम यहाँ पे जो मेन बात करने वाले हैं वो बायोलॉजी वाले के बारे में। बेसिकली ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये आपकी जो रिएक्शन होती है उसको काफी फास्ट बनाते हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं वो आपकी रिएक्शन को कैसा बनाते हैं, काफी ज्यादा फास्ट बनाते हैं। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन को काफी फास्ट कर देते हैं, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा एक्चुअली इनका और बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इन्वॉल्वमेंट बल्कि ना के बराबर होती है, बस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहे हैं। देखो कहने का मेरा मतलब है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल दही बन रही है, ठीक है, दही का बनना है तो आप उसमें देखते हैं कि उसकी कोई दही, जब हम उसमें कोई एंजाइमल एक्शन हो रहा है तो उसको दही तो दही बन रहेगी, उसका टेस्ट जो है वैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा अगर हमने उसके अंदर कोई कैटलिस्ट डाला है, या किसी कैटलिस्ट का अगर हमने उसमें इस्तेमाल किया तो उसका कोई टेस्ट चेंज हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, राइट। सो बेसिकली कैटलिस्ट जो है सिंपली यहाँ पे आसान भाषा में अगर मैं बोलूँ तो रेट ऑफ रिएक्शंस को काफी फास्ट करते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। जब लगभग जिन हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कैसे हैं, ये हमें जो कैटलिस्ट है यहाँ पे वो एज एन एंजाइम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बायोलॉजी में कैटलिस्ट जो एज एन एंजाइम काम कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट एंजाइम जो है वो कैसे नेचर के हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के हैं। लेकिन जो राइबोजाइम्स हैं, राइबोजाइम जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक अ एंजाइम। तो दो टाइप से आप लोग इसको देख रहे हैं बेसिकली। एक आप कैसे देख रहे हैं, एक जो है प्रोटीनेशियस नेचर के देखने को आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट प्रोटीन्स हैं, राइट। ऑलमोस्ट एंजाइम जो है वो प्रोटीनेशियस नेचर के हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड से भी बन सकते हैं जिसको हम राइबोजाइम का नाम देते हैं। तो ये आपका सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हैज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। याद है ना, हम लोगों ने पढ़े थे प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में हम लोगों ने वहां पे उनको देखा था, राइट जी। चलें आगे, नेक्स्ट फॉर्म। अब देखिए एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। चलिए इसको कैसे समझते हैं, देखिए दो टाइप से हम लोग देखते हैं एंजाइम्स को। एक होते हैं सिंपल एंजाइम, और एक होते हैं आपके कौन से, कॉम्प्लेक्स एंजाइम। ठीक है, तो दो टाइप से हम लोग एंजाइम को देखेंगे, एक हम पढ़ेंगे सिंपल और एक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। एंजाइम मतलब कि प्रोटीन्स, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये सिंपल प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। चलिए मैं लिख ही देता हूँ, यानी कि मैं सिंपल प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दो टाइप, एक हो गया सिंपल और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हमारे कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं इन्हें हम होलो एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। इसे हम होलो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं, राइट जी। अब सिंपल में कैसे होते हैं, इनको फर्दर मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे इस फ्लो चार्ट के थ्रू, बाकी हम थ्योरेटिकल पोर्शन में आपके वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो सिंपल वाले होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन बेसिकली। ठीक है, सो एंजाइम मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। ठीक है जी, यहां जो एंजाइम बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। अब जब हम कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स में बेसिकली होलो एंजाइम होता है, और कॉम्प्लेक्स के फर्दर जो है हम कुछ डिवीजन कर देते हैं, फर्दर जो है टाइप करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ आते हैं आपके जो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, कुछ आते हैं आपके जो प्रोटीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ जो आते हैं आपके यहाँ पे, क्या बोला मैंने, कुछ आते हैं आपके जो प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, कुछ जो आते हैं आपके कौन से हो गए, वो नॉन प्रोटीन पार्ट्स के अंदर आते हैं। बेसिकली इनको हम कुछ और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि यहां जब प्रोटीन पार्ट्स होते हैं, इन प्रोटीन पार्ट्स को हम एपो एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। जबकि जो नॉन प्रोटीन पार्ट्स होते हैं इन्हें हम को एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं।
देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने कॉम्प्लेक्स को, नॉन प्रोटीन पार्ट और प्रोटीन पार्ट। तो यहाँ पे हमने इसको जो कोएंजाइम या फिर हम इसे कोफैक्टर के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम हमें इन्हें बार बार एंजाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो कोफैक्टर के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, राइट जी। तो नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट। अब फर्दर जो कोफैक्टर्स होते हैं इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज द ऑर्गेनिक पार्ट एंड द अदर वन इज द नॉन ऑर्गेनिक पार्ट्स। या फिर इनऑर्गेनिक, ठीक है, या फिर इनऑर्गेनिक भी आप उसको बोल सकते हैं। तो दो पार्ट हमने यहाँ पे बोल दिया। अब इनके फर्दर जो है बच्चों कुछ एग्जांपल्स मेंशन्ड हैं आपके, जब आप देखेंगे तो, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम कैसे इनको देखते हैं, लाइक दिस। जो ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं ये अलग अलग तरीके से बाउंडेड देखने को मिलते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं टाउटली बाउंडेड, कुछ होते हैं जो आपके लूजली बाउंडेड हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्दर वी कैन डिवाइड दीज स्ट्रक्चर्स। दो पार्ट ऑर्गेनिक के, एक हो गए टाइटली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक होते हैं लूजली बाउंडेड। बेसिकली यहां पे अलग अलग ग्रुप आते हैं और भी। जो टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। इन्हें हम प्रोस्थेटिक, देखिए मैं अलग अलग कलर से इसलिए देख रहा हूं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप के अलावा जो दूसरे हमारे बनते हैं इन्हें हम, तो एक हो गए हमारे बेसिकली ऑर्गेनिक, टाइटली एंड लूजली। टाइटली वाले हमारे प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गए, जबकि जो लूजली वाले होते हैं हमारे इन्हें हम फर्दर कोएंजाइम्स के नाम से जानते हैं। यही लिख लेते हैं, इन्हें हम कोएंजाइम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा कोएंजाइम। अब इनके फर्दर एग्जांपल जो है वो आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों मेंशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोएंजाइम्स के बारे में, तो कोएंजाइम्स के जो आपके एग्जांपल है जैसे कि NAD, ठीक है, और NADP। सो देयर इज एन एग्जांपल इन योर एनसीईआरटी जो हमारे इन लूजली बाउंडेड यानी कि कोएंजाइम्स के एग्जांपल्स में मेंशन्ड है ऑलरेडी। और अगर मैं बात करूं यहाँ प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के बारे, अभी बताऊंगा उसके एग्जांपल, डोंट वरी, अभी उसके एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। या NADP भी आप लोग इसमें एक एग्जांपल जो है इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जी। निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, राइट। बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में जैसे कि आपके जैसे हीम है, हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर एग्जाम्पल जो है वो इसका आता है, राइट। हीम एक एग्जाम्पल होगा जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। मैं सिर्फ यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। तो एक मैंने बताया आपको यहाँ पे हीम जैसे उसका एक एग्जाम्पल हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर। उसके अलावा जैसे आपके कई परऑक्सीडेज हैं, परऑक्सीडेज एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, परऑक्सीडेज उसका एक एग्जांपल हो गया, राइट जी। तो दीज आर दी एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में जो टाइटली बाउंडेड है और कुछ जो लूजली बाउंडेड हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे दूसरी तरफ देखें कि लाइक जो हमारे एपो एंजाइम है उनके बारे में आगे बात करेंगे। और कोफैक्टर्स होगा जो हमारे किस में आते हैं, नॉन ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। नॉन ऑर्गेनिक में बेसिकली जो आपकी बात की जाती है वो मेटल आयंस के बारे में बात की जाती है। तो इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स है आपका वो किसका आ जाएगा, मेटल आयंस का आ जाएगा। मेटल आयंस में जो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे वो हो गया आपका जिंक हो गया, जैसे Zn हो गया, राइट जी। तो ये एंजाइम्स को आप इस तरीके से, मैं ये कहूंगा सिंपली जो बनाने का मतलब है वो ये है कि आप इनको एक चार्ट के थ्रू देखिए कि कुछ आपके सिंपल टाइप में, कुछ आपके कॉम्प्लेक्स टाइप हैं, और उसमें आपके जो कुछ एंजाइम जो मेडअप होते हैं ओनली वन टाइप ऑफ प्रोटीन, और दूसरी तरफ जो आपके हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें नॉन प्रोटीन पार्ट है, और कुछ जो आपके वो प्रोटीन पार्ट के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है बेसिकली आप उनको किस नाम से जानते हैं, वो कोफैक्टर्स हो गए। कोफैक्टर को आपने फर्दर डिवाइड कर दिया ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। बेसिकली आप इसे इनऑर्गेनिक भी लिख सकते हैं। यहाँ प्रोटीन पार्ट होगा जिन्हें आप एपो एंजाइम्स भी बोलते हैं, और उसके अलावा जो आपके जो ऑर्गेनिक है उसमें टाइटली बाउंडेड स्ट्रक्चर और ये आपके लूजली बाउंडेड स्ट्रक्चर हो गए, जहां प्रोस्थेटिक ग्रुप और आपके जो कोएंजाइम्स के एग्जांपल जो है यहाँ पे आते हैं, राइट जी। नॉन ऑर्गेनिक में आपके मेटल आयंस आ गए।
तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं इन एंजाइम्स को, और फिर इनके अलग अलग फंक्शनिंग जो है उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे। जब आप इन स्ट्रक्चर को देखते हो तो इन एंजाइम्स पे बेसिकली काम कैसे करेगा ये एंजाइम काम कैसे करेंगे, तो आप इन एंजाइम को देखेंगे तो इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे एक एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज लाइक अ पॉकेट, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉकेट, राइट, या क्रिवाइस, इनटू व्हिच सबस्ट्रेट फिट, जिसके अंदर सबस्ट्रेट जो है वो क्या होगा, फिट होगा, जिसके अंदर सबस्ट्रेट जो है वो फिट होगा। सबस्ट्रेट वो है जिसे हम ब्रेक करेंगे, सबस्ट्रेट वो है जिसे हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, जिससे एनर्जी निकलेगी, राइट। तो सबस्ट्रेट वो है जिसे ब्रेक होना है, ठीक है, सबस्ट्रेट वो होता है जिसे ब्रेक होना है, जिसे टूटना है, ठीक है, जिसे ब्रेक होना है, जिसे टूटना है। तो एंजाइम को हम डैमेज कर सकते हैं एट हाई टेम्परेचर। एंजाइम्स को हम कैसे डैमेज कर सकते हैं, एंजाइम्स को आसानी से डैमेज किया जा सकता है हाई टेम्परेचर पे लाके। आपको बेसिकली याद होगा कि हमने डीनेचुरेशन के बारे में पढ़ा था, डीनेचर में भी हमने बात की थी, जब टेम्परेचर चेंज करने पे कर सकते हैं, राइट। तो एंजाइम्स को डैमेज किया जा सकता है किस पे, एट दी हाई टेम्परेचर, राइट जी। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप एंजाइम्स की बात करते हो, जब आप प्रोटीन की बात करते हो, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो लेते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था आपको पहले भी, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं ज्यादातर, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव अंडर द हाई टेम्परेचर आर द थर्मोस्टेबल एज वेल, जो यूज किए जाते हैं ज्यादातर वो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे जब भी आप कोई एक स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है, जब भी यहाँ पे आप कोई स्ट्रक्चर देखते हो तो एक टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बात बता रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। तो मान लो कि इसके ऊपर एक ऐसी साइट है बच्चों, यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये एक इसकी, ये जो मैं अलग कलर से बना रहा हूं ना, ठीक है, ये जो पॉकेट वर्ड आया ना, ये समझिए कि ये हो गया पॉकेट, ये एक आपका टर्शियरी एंजाइम हो गया पूरा, ठीक है। ये जो है ये बेसिकली वो पॉकेट हो गई। अब क्या है ये पॉकेट जो है बेसिकली ये साइट है, ठीक है, ये वो साइट है, इसे हम दूसरे शब्दों में एक्टिव साइट के नाम से भी जानते हैं, जो अभी हमने यहां पे पढ़ा। मैं वही स्ट्रक्चर की फॉर्म में बता रहा हूं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, साइट। कौन सी साइट है ये, इसे हम कौन सी साइट बोलते हैं, यस कम ऑन, एक्टिव साइट बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वो साइट है जिसमें आपका जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट आके फिट होगा, द साइट इन विच सबस्ट्रेट फिट, ठीक है। ये वो साइट है जिसके अंदर आके सबस्ट्रेट को क्या करना है, सबस्ट्रेट को फिट करना है बेसिकली, राइट जी। तो ये लाइन जो है आपको वो इसी के बारे में यही चीज जो है बताती है, राइट। और इससे जब वो फिक्स्ड होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नाम से हम इसको जानते हैं। जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके फिट होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं उसे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कब बोलेंगे, जब ये सबस्ट्रेट जो है यानी कि ये पॉकेट साइट पे आके लग जाएगा, ठीक है। जब इस पे आके लग जाएगा तो वो रिएक्शन को शुरू करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो रिएक्शन होगी, राइट। तो दो ही चीजें हो सकती है कि भाई एक रिएक्शन विदाउट एंजाइम कैसी हो रही है और एक रिएक्शन विद एंजाइम कैसी हो रही है, तो दो कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। दो ही बोले मैंने कि एक उसके साथ और एक उसके बिना, कैसी कैसी बनेगी, ठीक है जी। तो एंजाइम एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शंस को एज मैनीफोल्ड, ठीक है। एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। तो जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी देखो कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम ये देखो कितनी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम जुड़ा तो देखो कितनी जल्दी रिएक्शन हो गई। पहले रिएक्शन को इतना ज्यादा टाइम लग रहा, देखो इतना ज्यादा टाइम भी तो लगेगा, ये इसकी ट्रांजिशन साइड हो गई। तो देखो विदाउट एंजाइम ग्राफ कैसे बन रहा है, यानी कि आपको बिना खाने पीने के अगर मैं दौड़ा दूं तो आप कैसे दौड़ोगे, आप आराम आराम से दौड़ोगे। वहीं मैं आपको अगर खिला पिला के दौड़ाऊं तो आप ये देखो कैसे घोड़े को भी बीट कर दोगे, है ना।
तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि एंजाइम के बिना देखो एक्टिवेशन एनर्जी जो है विदाउट एंजाइम कहाँ जा रही है और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम कहाँ जा रही है ना जी। तो ये यही आपको यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। तो एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन मैनीफोल्ड, तो एंजाइम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहे हैं। क्या बोला था मैंने शुरुआत में कि एंजाइम या कैटलिस्ट जो होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन यानी कि विदाउट एंजाइम जो बेसिकली हमें कैसी, विद एंजाइम और विदाउट एंजाइम कैसे हमें, तो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। जब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो रही है तो फटाफट से प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगी। तो यही जो अभी हमने पढ़ा, एंजाइम और सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट जो मिल रहे हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट बना तो प्रोडक्ट बना वहां पे, राइट जी, और आपस में और फिर वो सेपरेट होगा। तो देखिए एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, स्टेप्स है एंजाइम एक्शंस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको बता रही है कि जो सबस्ट्रेट का जब उसके साथ मिलेगा तो उसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो हम पीछे एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ चुके हैं, ठीक है। तो यही है वो एंजाइम है और यहाँ से जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो उससे बना रहा है, जो अलग अलग उसने बना दिए। ये बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब वो सही साइट पे आके लग गया, जो उसकी एक्टिव साइट पे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कब बोला हमने, जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर आके लग जाएगा, जब सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट या पॉकेट साइट पे आके लग जाएगा, तब जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं टेम्परेचर और पीएच के बारे में बच्चों यहाँ पे बात करते हैं। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर देखिए कि स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए तभी जो है वो टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए तभी वो काम करेगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आएगा जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है ना उससे ज्यादा ना उससे कम। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर मैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl के बारे में बात करूं तो HCl जो वो एक्ट करता है भाई एक लोअर पीएच में काम करता है, ठीक है। तो उसकी एक स्पेसिफिक रेंज है, या आपकी बॉडी में कई ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक पीएच रेंज के अंदर ही काम करेंगे। जैसे आप बोलते हो ना कि पेप्टॉन्स है, वो तो एसिडिक कंडीशन में ही काम कर रहा है, राइट। या पेप्सी, सॉरी इट्स नॉट अ पेप्टॉन्स, इट्स अ पेप्सिन, कि जो आपके एसिडिक कंडीशन में ही काम कर रहा है। तो यानी कि एक ऑप्टिमम रेंज वहां पे मिलनी बहुत जरूरी है। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर शो द हाईएस्ट एक्टिविटी ऑफ द ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि एक स्पेसिफिक रेंज है। लाइक ऑप्टिमम मैं फॉर एग्जांपल ले लूं कि 20 से 25 डिग्री में ये प्रोसेस होगी, वो 30 हो जाएगा तो प्रोसेस नहीं होगी, 15 हो जाएगा तो टेम्परेचर प्रोसेस नहीं होगी। तो एक्टिविटी डिक्लाइंस अबव एंड बिलो द ऑप्टिमम वैल्यू। तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन कर देती है, या तो उससे ज्यादा हो गई या उससे कम हो गई। सेम वही पीएच की भी बात होती है। एंजाइम्स फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, हाईएस्ट एक्टिविटी एट द ऑप्टिमम पीएच। सो नैरो रेंज कब होगी, जब उसकी रेंज ऑफ पीएच जो है वो कम चेंज हो जाएगी। बेसिकली आसान भाषा में बोलूं तो वो एक्टिविटी ठीक से नहीं होगी। लेकिन हाईएस्ट एक्टिविटी कब देखने को मिलेगी, जब उसकी पीएच जो है वो ऑप्टिमम कंडीशंस में काम करेगी, राइट जी। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे समझना है, राइट। इसी तरीके से ये दो चीजें हमें यहाँ पे अच्छे से समझ आती है बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से कंसंट्रेशन आपको दिखाता है यहाँ पे, ये वेलोसिटी रिएक्शन है बेसिकली, ये वी मैक्सिमम। और देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट को आपको शो कर रहा है ये, और वेलोसिटी कितनी ज्यादा फास्ट होती है जब एंजाइम जो अपना ठीक तरीके से काम करता है, राइट। तो देखिए यहाँ से ग्राफ बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ता 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 जब वो एक स्पेसिफिक रेंज में पहुंच गए, जब वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम देखिए यहाँ पे पहुंच गई, तो ये वी मैक्सिमम क्या है, एक तो वी पूरा मैक्सिमम अपॉन में 2, यानी कि इसका हाफ जो है इसका बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए v मैक्सिमम अपॉन में 2 को वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर्मूला जो है सिंपल, नथिंग मच, इतना ही है। सो कंसंट्रेशन दिखा रहा है सबस्ट्रेट की ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम के आने से देखिए ग्राफ जो है कितनी तेजी से बढ़ा। लेकिन भाई साहब एक रेंज होगी, एक रेंज में काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एंजाइम तो दे दिए थोड़े से, और आपने जो सबस्ट्रेट है वो, मतलब जो आपने प्रोडक्ट है वो इतना, जो आप जिसको आप ब्रेक कराना चाहते हो वो इतना सारा है, तो ऐसे काम नहीं करेगा ना। मान लीजिए, मैंने कहने का मतलब है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो तो है सपोज 50 kg भार उठाने की, वजन उठाने की, और मैंने आपको दे दिया लेट सपोज कि नहीं भाई तू तो 200 किलो वजन उठाएगा, तो कैसे उठाएगा, तो गिर जाएगा यार, है ना, या गिर जाओगे, राइट। तो यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि एंजाइम मतलब एक स्पेसिफिक एक्शन पे ही तो काम करेंगे ना, उसकी भी एक अपनी स्पेसिफिक रेंज है जिससे की वजह से वो सही तरह से काम कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। तो यही बता रहा है कि उसकी भी एक स्पेसिफिक रेंज है कि वो मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा। एंजाइम जो है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कैसे देखने को मिल रही है, तो ये वी मैक्सिमम अपॉन में हाफ। तो ये देखिए डिक्लाइन, ये कैसे दिखा रहा है, ये एक्टिविटी जो आपको यही वो शो कर रहे हैं, पीएच रेंज और टेम्परेचर रेंज जो इसकी वो दिखाती है बच्चों।
देन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट आता है यहाँ पे, जो मैं भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का मतलब है द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस विद इंक्रीज द सबस्ट्रेट। देखो जरा ध्यान से, जो मैंने पॉइंट बोला अभी उसी को बता रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस, तो वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है। वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, राइज कर रही है व्हेन विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रही है। एंड कंसंट्रेशन टिल इट रीचेस द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वो कहां तक पहुंच रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच रहे हैं। अब उसके अलावा फर्दर इंक्रीज द सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि आप सबस्ट्रेट बढ़ाते चले जाए, वेलोसिटी जो है वो भी, रिएक्शन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। एज नो फ्री एंजाइम, जब एंजाइम ही नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेगा, राइट। आपने दे दिया एंजाइम 100 ग्राम और आप उससे काम करा रहे हो एक आधा किलो का, तो ऐसे बात नहीं बन पाएगी, राइट। सो एंजाइम फर्दर इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट, अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाते रहें, डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा, गोल्डन लाइन है। as no free enzyme molecules are available to bind with the additional substrate, क्योंकि एडिशनल एंजाइम नहीं है वहां पे उसके साथ बाइंड करने के लिए, जो उसको ब्रेक करके एनर्जी निकाल सके, जो सबस्ट्रेट से एनर्जी निकाल सके या सबस्ट्रेट को फर्दर ब्रेक कर सके। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। मैंने कहा ना कि अगर आपके पास मान लीजिए कि 100 रुपए, आप 100 रुपए हैं तो आप उसमें 500 रुपए का खर्चा नहीं कर सकते भाई, है ना, राइट। 100 तो है तो 100 का ही खर्चा होगा। तो इतनी, इसीलिए कहने का मतलब ये है कि फर्दर इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन as no free enzyme molecules are available to bind with the additional substrate। I hope कि आप लोगों को ये पॉइंट जो अच्छे से समझ आ गया होगा।